अगर एक इंसान जब मेडिटेट करता है, मंत्रास की एनर्जी में अपने को सराउंड करता है, तो हमारा ब्रेन, अगर मैं आपको साइंटिफिक लेवल पे बात करूं, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है? इस पर ना एक बहुत रिसर्च हुई है। डॉक्टर मसारो इमोटो है, जहाँ तक मुझे नाम से ही याद है, जापान के एक डॉक्टर थे। भगवान शिव ने माँ पार्वती को विज्ञान भैरव में 112 तरह के मेडिटेशन बताए। तो मेरी इंट्यूशन नर्चर होती जाएगी, उतनी तराशता जाऊंगा, फिर क्या होगा, वो मेरी सिद्धि बन जाएगी, मेरा सिद्ध हो जाऊंगा मैं उसके लिए। तो बोला जाता है कि ये उंगली आपकी अथॉरिटी के बारे में बताती है, ज्ञान, अध्यात्म, देव कृपा, ब्लेसिंग, ये सारी चीजें। हस्तरेखा तर्जनी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को, इन सारी चीजों से जोड़ के दिखती है। देखिए, हमारे लिए जो एज पर ब्रेन मैपिंग टेस्ट, हम इसको मानते हैं थॉट प्रोसेस, या फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो उससे कनेक्टेड हो गया ये, क्योंकि वो आपको ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्ञान के साथ उन्होंने वी जोड़ दिया, तो विज्ञान हो गया। तो मतलब जो स्नाइपर बोलते हैं कि जिनका एक माइक्रो सेकंड पे काम होता है, जिनके आप एग्जांपल दे रहे थे, वो उनके पास ये पावर है, मैं लिख कर दे सकता हूँ। माय गॉड, आई एम नर्वस। कौन सी कोई एक एक्सरसाइज ऐसी बताइए जो कि स्टूडेंट्स को, जिनको अटेंशन का इश्यू है, फोकस मेंटेन करने का इश्यू है, वो एक्सरसाइज उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है। अभी मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी बताने वाला हूँ जो ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अगर ब्रेन को पावरफुल बनाना है तो एंटी एजिंग टेक्निक बोलते हैं इसको हम। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं। देखिए, ही मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ हीलिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस ऑन साइंटिफिक लाइंस। देखिए दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था, उस समय मैंने एक मूवी देखी थी, लूसी। और उसमें जब मैंने स्कारलेट जोहानसन का एक वो सीन देखा था कि आप कैसे अपने ब्रेन के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, मैं बहुत फैसिनेटेड था। उसके बाद अगला स्टेज आया जब मैंने पामिस्ट्री की पढ़ाई करी। आज भी अगर आप देखेंगे ट्रू कॉलर में मेरे नाम के आगे लिखा आता है हस्तरेखा एक्सपर्ट। तो जब मैं पामिस्ट्री की भी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती थी कि यार, हम लोग उंगलियों में चक्र देख रहे हैं, हम लोग पाम लाइंस को पढ़ रहे हैं, क्या कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है कि हम साइंटिफिक लेवल पे इसको प्रूव कर पाएं? और देखिए, उस टाइम की मेरी ये इच्छा थी जो कि भगवान ने अब मैनिफेस्ट करनी थी। तो हाल फिलहाल में ही विकास जी, जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं, वो मेरे संपर्क में आए। और जब हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पे बात करी, तो मुझे लगा कि इनको हमारे शो में एज अ गेस्ट लेके आना बहुत ज़रूरी है। जो इनका टैलेंट है, जो उनका स्किल सेट है, अगर आपको पता चलेगा और आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यू विल गेट बेनिफिटेड। तो विकास जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जौहरी से, क्योंकि आपने तराशा है, आप देख रहे हैं, आपने हीरो को पहचाना है, तो इसलिए धन्यवाद। मैं सर एक बात कहूँगा आपको, पता है, अगर मेरे को आपकी एनर्जी के हिसाब से भी बात करना हो, आपकी एनर्जी ऐसी आती है जैसे हर घर में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बड़ा भाई होता है, छोटा भाई जो बहुत शरारती होता है, माता पिता से डर लग रहा होता है कि हाँ, कुछ भी होगा भैया बचा लेंगे। तो वैसी आपकी बहुत ही ग्रेसफुल सी वाइब है। थैंक यू। वैसे मैं घर का बड़ा ही हूँ सर। तुमने कहा ना? क्या बात है, मानना पड़ेगा कि आपकी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही खतरनाक लेवल पे चल रही है। इस मैंने आपको शकुन का कहा ना उस दिन, मैं अपने ऑडियंस को भी बात बताना चाहूंगा। तो जैसे कहते हैं हम लोग एपिफेनी, अवेकनिंग, रियलाइजेशन की बात करते हैं। जब मैं सर से मिला, उसके बाद अगले दिन की बात है, मैं कहीं से आ रहा था, तो एकदम से मुझे कुछ इंस्टिंक्ट हुई कि यार, ये जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस फील्ड का बहुत स्कोप है, काश मैं इनके संपर्क में आऊं, काश हम लोग कोलैबोरेट करके कुछ कंटेंट करें। एंड यू वुड नॉट बिलीव, राइट एट दैट टाइम ये मीटिंग आज की डिवाइन प्लान थी कि मेरे को एकदम से ट्रिक मैसेज आए, और वो विकास जी का मैसेज था। तो सर, आप इन्हें जो टेलीपैथी से मेरे को मैसेज भेजा ना, वो मेरे को रिसीव हो गया है। तो ऑलमाइटी ने डिसाइड कर रखा है बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल। कि आज हम यहाँ से बहुत सारी चीजें टर्न अराउंड करने वाले हैं, बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करेंगे। यस सर। उसी के लिए मतलब आई एम ऑल्सो सो मच एक्साइटेड कि ये एक जो ब्लेंडेड फॉर्म पे आज आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है ना, यस सर। ये तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, एंड सैल्यूट फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। इनिशिएटिव तो मेरे को विकास जी आप बताइए कि जैसे मेरी भी अपनी एक जर्नी रही है कि जो मुझे एडवर्टाइजिंग, इंडिया, कनाडा, वापस इंडिया जिसने पहुंचाया, आपकी अपनी जर्नी इस स्टेज तक पहुंचने की, अगर आप इसका कुछ हिंट देंगे हमारी ऑडियंस को। रोलर कोस्टर तो रही है, ओके। और इंटरेस्टिंग इसलिए रही है कि ये जो क्यूरोसिटी थी, कि जो बहुत सारे लाइफ में पंगे ऐसे हुए कि 10th वाला जो सीन सबके साथ होता है, हम उस ईरा से हैं जहाँ पे मार्क्स के बाद डिसाइड किया जाता था कि आपको क्या लेना है। फिर 11th-12th में वही हुआ जो सबके साथ होता है, हमारा भी ध्यान इधर उधर गया। तो कुल मिला के आपका जो ग्रेजुएशन करने का पर्पस था, 10th के बाद जो सब्जेक्ट लिया वो हमें पता लगा गलत लिया है हमने। तो हमने गलत पिक किया, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट में गए, फिर वहाँ पे भी अच्छा नहीं कर पाए, फिर हम आईटी ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जब जॉब में गए ना, 3 महीने में पता लग गया भाई अपने बस की नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिर दूसरी इंडस्ट्री में चले गए। तो ये जो अलग अलग शिफ्ट्स हुए ना, तो वहाँ से एक प्रॉब्लम ये समझ में आ गई कि मेरे डिसीजन गलत हैं।
और डिसीजन क्यों गलत है? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन मेरे बारे में ही नहीं है। सो यू आर वेरी हम्बल एंड ऑनेस्ट टू एडमिट दैट। आधी दुनिया में तो प्रॉब्लम है कि लोग अपनी कमियों को स्वीकार ही नहीं करना जानते। हाँ, एग्रीड सर। आप बताइए सर, कंटिन्यू। तो फिर मैं बैंक में मैंने जॉब किया, अच्छे-अच्छे बैंक्स में मैंने काम किया। बीइंग ए नॉन कॉमर्स मुझे बहुत अच्छा उसमें एप्रिसिएशन मिला, अच्छी पोस्ट पे हमने काम किया। फिर समझ में आया यार ये मेरे में टैलेंट है, लेकिन मैं इसको सही तरह से एनकैश नहीं कर पाया। अगर मेरी एजुकेशन भी उसके साथ मैच करती, तो मेरी स्पीड ऑफ ग्रोथ बहुत फास्ट होती। बात यहाँ हो रही है स्पीड ऑफ, एवरेज लाइफ तो सारे ही जीते हैं, बिल्कुल। स्पीड की बात है। तो वहाँ से मुझे पीपल मैनेजमेंट समझ में आ गया कि मैं पीपल मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, Yes. कई चीज़ों में अच्छा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे एजुकेशन की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और कुछ खुद का शुरू करना था। फिर मैंने उसको ड्रॉप किया, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंड मेरा शुरू से था, लेकिन उसके लिए सही ट्रैक नहीं पता लग रहा था। अगेन गाइडेंस की थोड़ी-सी मुझे लग रहा था कि मैं प्रॉपर गाइडेंस ले नहीं पा रहा हूँ, या मेरी शायद ये मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रही होगी कि मुझे कोई ऐसा मेंटोर मिल जाता। फिर हमने इसको क्विट किया जॉब को, उसके बाद अपने एक बिज़नेस शुरू किया। फिर हम बिज़नेस को क्विट किया, वो अच्छा नहीं चला। फिर हम एजुकेशन में फाइनली वहाँ पहुँचे जहाँ हमारा लिखा हुआ था कि हमें जहाँ आपकी आना है, कॉलिंग थी। जहाँ कॉलिंग थी। फिर जब मैंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया, इस इनिशिएटिव के टच में आया, वहाँ से ये क्लैरिटी मिल गई अगर मेरी लाइफ में इसलिए इतने बड़े-बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं इसको मैक्सिमम लोगों तक लेके जाऊँगा ताकि वो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें, क्योंकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो आप। टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई है सर। नाइस। तो बाकी जैसे आजकल की डेट में सर जैसे क्योंकि ना जब से एलॉन मस्क का मतलब एक टाइम एंड एरा आया है, और जैसे मैंने आपको लूसी मूवी के बारे में भी बताया था, बिल्कुल। तो ब्रेन परफॉर्मेंस को लेके बहुत क्यूरोसिटी है, बहुत रिसर्च हो रही है। और देखिए पता है विकास जी, आजकल अच्छी बात क्या हो रही है कि लोग अपने जो उनके फ्लॉज हैं, जैसे एक टाइम होता था जब साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करने बहुत टैबू देखा जाता था। एग्रीड। आप बोल दो किसी को कि मेरे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, आप सवाल ये पूछते हो मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, ये नहीं पूछते मेरे सर में कोई प्रॉब्लम है, दिमाग में पहले ही प्रॉब्लम है। टैग लग जाएगा हाँ, टैग पागल। लग जाएगा। हाँ, तो पहले ही। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको एक लेमैन को समझाना हो ब्रेन मैपिंग, ब्रेन परफॉर्मेंस या न्यूरो साइंस, एक बहुत ही लेमैन टर्म्स में आप इसको कैसे समझाएंगे? देखो बहुत सिंपल टर्म्स में बात करते हैं हम। आज आपकी जो करंट लाइफ है, वो है आपके पास्ट डिसीजन की वजह से। एम आई राइट? यस। जो आपका फ्यूचर होने वाला है, वो आपके प्रेजेंट डिसीजन की वजह से होने वाला है। यानी कि डिसीजन फैक्टर बहुत बड़ा है। और ये जो डिसीजन लेते हो, वो आपको अपने बारे में कितना जानते हो, उसके बेस पे लेते हो आप। ठीक है? बाद में चाहे आप किसी मर्जी ब्लेम डाल दो। अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते हो, तो उसके चांसेस नेगेटिव होने के मैक्सिमम है, ये आप भी जानते हो। तो वो ही मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो अपने बारे में ही ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो 13वें हफ्ते से लगभग 4th मंथ से उसका ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन बनता है, उसी समय फिंगर टिप्स भी बनते हैं। फिंगर पे ऊपर ये प्रिंट्स बनते हैं यहाँ पर फिंगर्स पे, यस सर। और लगभग 7वें हफ्ते तक बनते हैं, 7वें मंथ तक बनते हैं, यानी कि 21st वीक तक बनते हैं ये। तो आप उस ब्रेन को समझ सकते हो फिंगर टिप्स से। ठीक है? तो अगर हम फिंगरप्रिंट्स को पढ़ें, तो न्यूरो साइंस ये बोलती है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, वो आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। जो आपका राइट हैंड है, वो आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। अब इंटरेस्टिंगली कैसे कनेक्टेड है? वो इस तरह कनेक्टेड है कि आपका जो थंब है, वो इस पार्ट से इस पार्ट से इस पार्ट, ऐसे इस तरह कनेक्टेड है ये। नाइस। तो थंब का अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग। तो ब्रेन के आपके जो 10 इधर के 5 इधर के पार्ट ऐसे हाथ की उँगलियों से कनेक्टेड हैं। तो जब मैं इसको अगर पढ़ लूँ, तो यानी कि मैं ब्रेन को समझ पा रहा हूँ। और अगर मुझे ब्रेन के बारे में पता है कि मेरे ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, भगवान ने 800 करोड़ इस धरती पे लोग दिए हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, 2 आइडेंटिकल ट्विन्स का डीएनए सेम हो सकता है, फिंगर टिप्स कभी सेम नहीं हो सकते। सर एकदम 800 करोड़ पर्सनैलिटीज रहती हैं इस धरती पे, तो आप कॉमन कैसे हो गए? आपको भगवान ने अलग पैदा किया है, मुझे अलग पैदा किया है। चाहे हम सगे भाई बहन हो, चाहे सगे भाई हो, अलग अलग पैदा किए, तो हम दोनों में अलग अलग क्वालिटीज होंगी। हमने जेनरिक बना दिया उसको। तो ये एनालिसिस, जिसको हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोलते हैं, यस सर। या जिसको हम फिंगर टिप एनालिसिस बोलते हैं, उससे आप अपने ब्रेन की एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है वो जान सकते हो। आपका जो डॉर्मेंट एरिया या हिडन पोटेंशियल वो समझ सकते हो, वीक पॉइंट समझ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग, आपका बिहेवियर कैसा है वो समझ में आ जाता है। और आपको ये भी पता लग जाता है कि किसी भी सिचुएशन में आप कैसे एक्ट या रिएक्ट करते हो। आपका सीखने का तरीका कैसा है, आप सीख कर कैसे बनाने का तरीका कैसा है। जो सवाल आपके मन में आता है, इतना डिटेल में पता लगता है आपको। एंड दिस इज कंप्लीटली न्यूरो साइंस। जब आपको अपने बारे में पता होगा, तो आपके डिसीजन भी सही होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। मैं इसको बोलता हूँ मोर देन 93% चांसेस हैं कि आपके डिसीजन सही होंगे, क्योंकि आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है। ये नाइस। है ये पूरा इस
प्रोसेस को सिंपल वे में तो हम समझें। इसमें आपने सही कहा, पता है विकास जी, कि जैसे अगर मैं भी अपनी बात करूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास जो कंसल्टेशन आती है, अगर मैं आपको उनको एज में कैटेगराइज करूँ, तो ज़्यादा हमें आती है 18 से लेके 28 30 तक साल तक के, मतलब यूथ की, जिनका क्वेश्चन यही होता है कि मेरे राइट करियर कौन सा है, Correct, मेरे टैलेंट्स क्या हैं, मेरे एग्री, स्किल सेट क्या हैं। तो बहुत आप ये कह रहे इम्पोर्टेंट, हैं कि इन सबको हम एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। ओके, और इसमें विकास जी, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करियर में बात करें, तो हम्म, सेम गोज विथ, तो अगर मैं विकास जी आपसे एज अ एनालिटिक्स स्टैटिस्टिक्स के बेसिस में बात करूं, तो किस स्पेसिफिक फील्ड में आप अपनी सर्विसेज केटर कर रहे हैं, जहां पे उन प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है? तो इज इट लाइक मोर बेनिफिशियल फॉर सेल्स वालों के लिए जिनको बाहर जाके पब्लिक डीलिंग करनी है, या एचआर में भी आपको प्रोफाइल स्क्रूटनाइज करनी होती है, हायर करना होता है, या अकाउंटेंसी जॉब में? तो किन स्पेसिफिक फील्ड्स में अभी आप केटर कर रहे हैं लोगों को? सिंपल टर्म में जहाँ जहाँ दिमाग का इस्तेमाल होता है ओके, ओके, फिर भी इसको हम बोलते हैं ट्रिपल सी। ओके, ट्रिपल सी मतलब पहला हम उनको हेल्प करते हैं जिन्होंने भी करियर डिसीजन लेना है। ओके, तो करियर का जब डिसीजन लेना है आपने, तो आपके पास इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, आपके पास अपनी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम करियर मैप करके बताते हैं कि ये ब्रेन है और उसके साथ ये कंपैटिबल करियर बनता है, तो आप उसके लिए ले सकते हो। ओके, दूसरा हम करते हैं आपको करियर क्लैरिटी। मत व्हाट डज इट मीन, आपने डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, अब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप अपना काम कर रहे हो, आप उस एज में हो जो जहाँ पर एजुकेशन कर चुके हो। अब आपको एक फैंसी वर्ड है जिसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है, या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है लाइफ में मिसिंग पार्ट है, व्हाट डज इट मीन, आपको करियर की क्लैरिटी नहीं है। तो वहाँ हम हेल्प करते हैं कि आपको करियर क्लैरिटी कैसे मिल सकती है और कौन सा वो पार्ट मिसिंग है जिसको आप अगर वो प्लेस कर दोगे सही जगह पर, तो आपकी लाइफ में वो एक एंथुजियाज्म है, जॉय है, वो आ जाएगा वापस। और थर्ड सी है कपल काउंसलिंग, प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग। व्हाट डज इट मीन्स, आपका लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सही पार्टनर ढूंढना है। ओके। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ मैच करेगा क्या। तो हम वहां पर आपको हेल्प करते हैं सही पार्टनर चुनने में, ताकि आपकी आगे वाली जो लाइफ है वो जॉयफुल रहे, हैप्पी रहे। तो सर इसमें अगर आप कपल काउंसलिंग की कंपैटिबिलिटी मैच मेकिंग की भी बात करते हैं, तो आप उसमें मतलब ये चीज़ रिपोर्ट में आ जाती है, या दोनों की क्वालिटीज़ देख के देन यू हैव टू काउंसल देम इन पर्सन? दोनों की हम क्वालिटीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं हम, कि किसी एक व्यक्ति का जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, वो व्यक्ति एग्जाम्पल पे जैसे बिहेवियर हम पहले देखते हैं कि उसका इनेट बिहेवियर क्या है। बिल्कुल, ठीक है, अब उसका इनेट बिहेवियर दिख रहा है हमें डोमिनेंस पर्सनैलिटी है मान लीजिए, ठीक है। और लॉजिकली बहुत हाई है। ठीक ओके, है, और उधर एक और है जिसको वो पसंद करता है, उनके साथ भी वो डोमिनेंस नेचर के हैं, वो भी लॉजिकली बहुत हाई हैं। ओके, तो यानी कि जब आपके यानी कि उन दोनों के बीच में जब भी तर्क वितर्क होगा तो लॉजिकली बहुत हाई होगा, और दोनों डोमिनेंस हैं, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे उनमें कितना मर्जी प्यार हो। वो फिर टकराव होगा, जहाँ टकराव होगा तो ये फालतू की बात है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है। नहीं भाई, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ झगड़ा ही होता है, वहाँ प्यार नहीं होता। तो वहां पर हम बिहेवियर दोनों के मैच करते हैं कि कौन से बिहेवियर के साथ कौन सा मैच कर सकता है। और सबसे अच्छी बात निपुण जी ये है, आपके बीच में अच्छा प्यार भी है, उससे आपको अवेयरनेस आती है कि मेरा पार्टनर इस नेचर का है और मैं इस नेचर का हूं, और दोनों वहां सामने बैठे हैं, क्या इतना प्यार है कि दोनों इस चीज को लेके अवेयरनेस लेने के लिए तैयार है, फिर इसको अवेयर के साथ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और फिर अगर इतना स्ट्रांग लव है तो उसको फिर एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फिर आगे वो रिलेशनशिप में जाते हैं। एटलीस्ट वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि यार हमारा बिहेवियर ऐसा रहने वाला है, तो वहां पे हेल्प करता है। मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं भारतीय विद्या भवन से मैं अलग-अलग कोर्सेज़ मैंने करे हैं, तो मुझे ग्राफोलॉजी का भी कुछ सेगमेंट याद आ रहा है, और मैं भी देख रहा हूँ, पता है विकास जी, जैसे बोलते हैं कि जैसे एक उसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि जो लोग बहुत लाउड पर्सनैलिटी होती है और किस तरीके से लिखते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं कनाडा में फ़िल्म कोर्स कर रहा था, एक लड़का था, वो सबसे झगड़ा करा करता था। उसका जो अपना जो इम्प्रेशन था, लाइक हिज़ परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ, वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊपर था, और उसकी राइटिंग मैंने देखी, पूरे पेज में 3 ही लेटर लिखता था। तो पता ओहो, चल जाता है कैसे रिलेटेबल होता है। और ये देखिए, जो हम प्रिंट्स की बात करें, वो तो इट्स लाइक आपकी पर्सनैलिटी डीएनए का पार्ट ही होगा, इतना यूनिक डीएनए आइडेंटिटी का है। बिल्कुल। अब जैसे अभी हाल ही में फिलहाल में टर्की के एक शूटर हैं जो ओलंपिक्स में काफी वायरल हुए हैं कि वो बंदा, कोई उसने स्पेशल ग्लासेस नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, कूल एक हाथ में जेब रख के उसने मेडल जीत लिया। तो मतलब इस तरीके के जो यूनिक टैलेंट्स होते हैं। और मैंने भी सुना है विकास जी, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया की बात हो रही थी कि जैसे केजीबी जब हायर करती है, इंडिया में भी जो एलीट फोर्सेस के हायर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये भी वन ऑफ द एस्पेक्ट हो सकता है कि जो यूनिकनेस आपके भीतर है, जो शायद आपको पता है नहीं भी पता, लेकिन जो आपका स्किल सेट है, ब्रेन एनालिसिस से थ्रू फिंगरप्रिंट्स पता करा जा सकता है? सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने।
क्या होता है कि अभी हमें किसी इवेंट में थे जहाँ पे मोहम्मद कैफ जी भी आए थे, और मोहम्मद सिराज जी भी और सानिया नेहवाल भी आई थी। तीनों का कॉमन स्टेटमेंट एक, मेरी सानिया नेहवाल बोल रही कि मेरी मम्मा ने मेरा टैलेंट पहचाना और उस पे उन्होंने मेरे पर एफर्ट लगाए और मैं आज आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन बैठी हूँ। तो यानी कि नेचुरल टैलेंट था। फिर आ जाओ आप वहाँ पर मोहम्मद कैफ में जी ने भी यही बोला कि मेरे पे टैलेंट था और वहाँ मेरे फादर ने पहचाना और मुझे ऐसी एकेडमी में भेजा और मैंने बहुत मेहनत करी। टैलेंट था इसलिए मुझे इंटरेस्ट भी आया। और मोहम्मद सिराज जी की बिल्कुल ही कहानी अलग है। वो तो उसके उनके टैलेंट को उनके कोच ने पहचाना। यानी कि टैलेंट है, हम्म, जिसको मेंटोर मिल गया वो तो किस्मत वाला है, लेकिन मिलता कहाँ है? वहाँ पर हम हेल्प करते हैं आपका नेचुरल टैलेंट बताने में, क्योंकि नेचुरल अगर टैलेंट पे अगर आपने काम किया हम्म। तो आपको रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता फिर। वाह, दैट्स नाइस। अब मेरे को पता है विकास जी, मेरे को आपसे इस बारे में ही बात करनी है। मैंने आपका अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट देखा था अमित जी के साथ, जी, बहुत ही इंसाइटफुल था। थैंक यू। एंड उसमें आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करी थी, वो एक्चुअली गॉट माय अटेंशन। देखिए, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, सी आई बिलीव इन क्रिएटिंग दैट रियलिटी अराउंड यू, एग्री। कि जो आप चाह रहे हैं पाना, जो मैनिफेस्ट करना। तो मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा था, उसमें क्या हुआ था, मेरी सिस्टर जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी फॉलो करती हैं, शी इज़ अ फर्म बिलीवर इन दैट। वो रादर कभी कभार मैं भी अगर थोड़ा नेगेटिव हो रहा हूँ तो वही मुझे इंकरेज करती है, पॉजिटिव दैट्स करती है। गुड, वेरी तो गुड। उस दौरान उसने मुझे ना मैजिक की एक कोई रोंडा, उनकी कौन सी बुक थी रॉन्डा उस, ब्रांड की हाँ, तो द उसने मुझे सीक्रेट। प्रैक्टिस करवाई थी। तो हाँ, मुझे हाँ। याद है, मैं ना जब 5th डे तक ही पहुंचा था, मैजिक स्टोन भी मैंने रख लिया था, मनी वाली स्टेज आई थी, वो मनी वाला डे था। तो उस दिन क्या हुआ, मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की जो कंसल्टेशन वेबसाइट है, वहाँ पे ना एक एडोलेसेंट स्कूल का बच्चा रहा होगा, उसको मेरे से शायद कंसल्टेशन लेनी थी, शायद मुझे बच्चा पसंद करता होगा। तो उसने गलती से ना अपनी मम्मी का क्रेडिट कार्ड लिया और 2-3 बार उसने प्रेस बटन पे नाउ दबा दिया। और मैं उस टाइम, मेरी शिफ्ट चल रही थी, मैं शिफ्ट से बाहर निकला और मेरी मैजिक की प्रैक्टिस चल रही थी कंटिन्यूटी में, और मैंने देखा एकदम से $1000। मैंने कहा मैजिक, मैजिक मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। और बाद में अलग बात थी कि 1 हफ्ते के बाद फिर मेरे को सारा रिफंड करना पड़ा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने बहुत चीज़ों में देखा है कि मतलब कि अगर आप उस रियलिटी में अपने को ले जाएं, तो आप अपने लिए यूनिवर्स में तो मैसेज दे रहे हैं और लाइक माइंडेड लोगों को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्री। लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना ब्यूटीफुली आपने लास्ट पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करा था, थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल वर्ड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत सिंपल है, मुझे लगता है इसको कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत है ही नहीं। पता नहीं क्यों इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है, अगर साइंटिफिकली समझे, आपके बिलीफ सिस्टम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है। आप इंटरनली ये मान रहे हो कि मेरे से होगा नहीं, और भगवान से मांग रहे हो कि मुझे दे दो, कि मैं 5 लाख रुपए मांग रहा हूँ, अंदर मुझे पता है मेरे में 500 रुपए कमाने की औकात नहीं है, और लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिफिशियली लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सारे जो काम हैं, चाहे आपको स्टोन रखवाने के हैं, चाहे विशिष्ट, वो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के हैं। तो अगर आप साइंस भी समझेंगे, बिलीफ सिस्टम मतलब आपके न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब आपके पैटर्न्स, पैटर्न मतलब आपकी हैबिट्स, उन सब पैटर्न्स को ब्रेक करने का तरीका है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, उसको अगर आप मन से करते हो और ये मान के चलो, अगर वो कर गए, वो पूरा होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि जब लॉ की बात होती है तो कानून, यानी कि नियम। अगर मैं कोई चीज लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करूँ, यहाँ रखूंगा तो नीचे ही आएगी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पे ही काम करेगा। सवाल ये है कि उसके पीछे की साइंस ये है, आप अपने ब्रेन के पैटर्न चेंज कर लो। तो वो सारी एक्सरसाइज आप ये मान के चलो कि वो आपके लिए एक मेडिसिन है। मेडिसिन का आप जब आप मेडिसिन लेते हो, ये मान के चलते हो ना कि मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, मेरा स्टमक एक ठीक हो जाएगा, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक मेडिसिन मान के चलो, उसकी सारी एक्टिविटीज को। तो उससे ब्रेन के पैटर्न चेंज होंगे, ब्रेन बहुत पावरफुल बन जाएगा, और जितना ब्रेन पावरफुल होगा, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में चीजों को अच्छा होता हुआ पाएंगे, अपने सपनों को पूरा होता हुआ पाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्पीड से काम करता है। तो इसमें विकास जी, जैसे अगर बात करी जाए कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ही पेसिमिस्टिक है और इसकी पर्सनालिटी ही ऑप्टिमिस्टिक है। ऐसा भी हो सकता है वो मर्सिडीज में भी बेचारा दुखी घूम रहा है कि कुछ नहीं करा, और जो बेचारा साइकिल में, रिक्शे में जा रहा है, वो भी खुश है कि मैंने बहुत पा लिया। Agreed. तो ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हर्डल, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे सपोर्ट करती है, नेगेटिव थिंकिंग कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करती है, आप इसके बारे में बताएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं जैसे मान लो निपुण जी, मैं आपसे, आप मुझसे एक बार में 5 सवाल पूछो, लगातार रैपिड फायर करने लग जाओ, क्या मैं कोई जवाब दे पाऊंगा? नहीं, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली नहीं। इसको और लेमन में करते हैं। मैं घर में गया और मैं घर पे जाके अपनी मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। 1 सेकंड में बोल रहा हूँ मुझे अब खाना खिला दो। 1 सेकंड में बोल रहा हूँ मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिला दो। 1 सेकंड में बोल रहा हूँ मुझे चाय पिला दो। 1 सेकंड में बोल रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक पिला दो। वहाँ से वो तो कुछ आएगा नहीं, चप्पल ज़रूर आ जाएगी। व्हाट डज़ इट मीन्स? जब आपके ब्रेन में, न्यूरोसाइंस ये बोलती है कि 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं प्रतिदिन।
हर घंटे लगभग 2500 से ज़्यादा आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। बिल्कुल। आप उस अलमाइटी से मांग रहे हो और आपके पास ही क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि थॉट्स तो बहुत सारे हैं। तो जब आप ऊपर ऐसे थॉट्स भेज रहे हो जिससे आप मांग रहे हो, तो इतना वो भी फ्री नहीं बैठा कि आपके सारे थॉट्स पूरे कर दे। तो आपको मांगनी एक चीज चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कॉन्शियसली। तो जो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि आप विजुलाइज भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब मान लो आप विजुलाइज करने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको विजुलाइजेशन करने का मिला ही नहीं है बाय बर्थ, तो आपको क्या लगेगा? यार ये बेकार की बात है यार। नहीं, वो काफी लोगों के साथ होता है ना कि हाँ। बस कल तो उठ के कल से नहीं ड्रिंक करनी, फिर 12 बजे 3 बजे 4 बजे हाँ यार जरा देखो जरा ऑर्डर करें क्या, तो ये वाली बात है कि हाँ। तो ऐसे ही अगर आपको लिखने का पावर नहीं मिला और आपको वो लिखते वक्त ही पेन हो रहा है, भी आपको रोज आपको विशेष लिखनी है, लेकिन आपको लिखने की पावर ही नहीं मिली, तो वही काम आपके लिए पेनफुल हो गया। अब पेन के साथ आप कैसे भगवान से मांग सकते हो? तो इंटरेस्ट आपका वहां से इंटरेस्ट आप लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आपके लिए वो एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी रह जाएगी। तो या तो आप इसको मेडिसिनरी मान लेते हैं कि रेमेडियल पार्ट है, इसमें लिख लूं। तो आपको अपने बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मैं बार बार ये कहूंगा, आप अपना सराउंडिंग चेक करो। बहुत जरूरी है, आपका सराउंडिंग क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आपके आसपास 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए। इतना तो अवेयरनेस रखो कि यार मेरे आसपास अगर गॉसिपिंग कर रहा है और मुझे भी मजा आ रहा है ना, फिर भगवान से कुछ मत मांगो, आपको उसी के लायक हो। फिर आप, सॉरी टू से दिस, अगर आपको गॉसिपिंग से बाहर निकल के इंटरेस्टिंग कंटेंट सुनना है और उसको फॉलो करना है, उसमें टाइम लगाओ आप। क्योंकि अगर आपने दिमाग में और क्लटरनेस ले आए, तो ऊपर वाला आपके लिए फ्री नहीं बैठा है। तो पॉजिटिव थिंक के लिए सबसे आसान तरीका है, अपने जो इनपुट ले रहे हो आप, या तो सुनकर ले रहे हो, या देख कर ले रहे हो, या पढ़ कर ले रहे हो, उस तीनों को सिर्फ क्रॉस चेक कर लो कि मैं क्या सुन रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ वही मुझे, अच्छा दुनिया चलती है भाई गिव एंड टेक पर, बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। मैंने जो दिया वो मुझे मिला, मैंने अच्छा किया, अच्छा पढ़ा तो मुझे अच्छा मिला। अब मैंने किसी से गलत किया, किसी के बारे में बिचिंग करी, किसी के बारे में पीछे से बोला, किसी के लिए नेगेटिव किया, किसी के पैसे खा लिए, या किसी के साथ ऐसे, तो वैसा ही मिलने वाला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। तो आप ये चीज चेक कर लो। इतनी सी अवेयरनेस से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% गारंटेड आप पे काम करेगा। तो देखिए विकास जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पे, तो ये है कि पहले तो जो मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। एग्री, मेरा उस पर 100% कन्विक्शन होना चाहिए। और एक Agreed. और चीज़ विकास जी, कि ये ऐसा नहीं होता कि ये सुबह आधे घंटे की सिर्फ प्रैक्टिस है, आई हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट। एग्रीड। मतलब ये नहीं कि मैंने सुबह आधा घंटा उसको सोचा कि ये मुझे मिल गया, ये मेरे पास है, ये मेरे आसपास ही है, नहीं, आई हैव टू बी इन दैट एनर्जी। मैं तो इसको बहुत सिंपल तरह से समझता हूँ। यहाँ से मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो 2-3 तरीके हैं। मैं बाई रोड जा सकता हूँ, बाय एयर जा सकता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा वेला हूँ तो पैदल जा सकता हूँ। ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे क्या काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है, आपके टूल को चेंज करता है। देखो आपके सपने तो पूरे होने के चांसेस हैं अगर आप शिद्दत से लगे हुए हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसको अगर आप हेल्प ले लेते हो किसी टूल की, ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको, तो हो सकता है आप पैदल से कार पे आ जाओ, यानी कि आपकी स्पीड बढ़ जाए आपके सपनों को पूरा करने की। और आपने बहुत ही शिद्दत से किया और हर टूल को बहुत ही साइंटिफिकली यूज किया और उसके पीछे की साइंस समझी, हो सकता है आप यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट से हवाई जहाज पकड़ो, सीधा मुंबई। यानी कि स्पीड ऑफ जो सपने आपके पूरे करने की है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल पर बैठे हो। तो वहां से आप इसको जल्दी इस तरह पूरा कर सकते हो आप। इसमें विकास जी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन फंक्शनिंग की, और जैसा कि आजकल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड्स की सनातन के अच्छी वेव है। एक समय होता था कि लोग अपने चाहे रुद्राक्ष की माला है, टीका है, इसको छुपाते थे। आज के डेट में पीपल टेक प्राइड इन फ्लॉन्टिंग दिस एज देयर कल्चर। तो इसमें विकास जी, जब हम लोग बात करते हैं कि अगर मेडिटेशन और मंत्रास की बात की जाए, देखिए विकास जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिफोर इवन कमिंग इनटू एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता है कि शायद जो शक्ति मुझे यहाँ पे लेके आई है, उसने मुझे पहले, कहते हैं आप एक अच्छे हीलर तब बन सकते हैं जब आप दूसरे के दर्द को एम्पैथाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। I have dealt with depression, I have dealt with suicidal thoughts and all that kind of phase of rejection, frustration and all of that. और उस समय जो मेरे लिए सबसे अच्छी रेमेडी या पिल काम करी थी वो थी मंत्रास। मेरे साथ ये तो होता था कि मैं मतलब पंडित जसराज जी के अपने भजन या मंत्र लगाए और उसी वाइब में हूँ, और मुझे एज अ थेरेपी, एज ए हीलिंग डोज काम करती थी। तो अगर एक इंसान जब मेडिटेट करता है, मंत्रास की एनर्जी में अपने को सराउंड करता है, तो हमारा ब्रेन, अगर मैं आपको साइंटिफिक लेवल पे बात करूं, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है? इस पर ना एक बहुत रिसर्च हुई है,
डॉक्टर मसारो इमोटो है, जहाँ तक मुझे नाम से ही याद है, जापान के एक डॉक्टर थे, Nice. जिसको राइस एक्सपेरिमेंट या वाटर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भारतीय शास्त्रों में, भारतीय समाज में, हमारे सनातन में शुरू से जिसको माना जा रहा है कि आपके शब्दों में ताकत है। लेकिन फिर नई जो जनरेशन आ रही है उनको कहाँ विश्वास होता है। तो डॉक्टर ने इस पर रिसर्च की, मेरे ख्याल 147 डेज की थी शायद, मैं उसका क्रक्स बता देता हूँ। उन्होंने 3 जार लिए, उस पर चावल भर के रखे और उसको एक जैसा एनवायरनमेंट दिया, एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा रूम, एक जैसा, और उन तीनों पे स्टिकर लगा दिए। एक पर क्या लिखा हुआ था, गुड, और एक पे कुछ नहीं लिखा था, और थर्ड पे लिखा हुआ था बैड। तो वो क्या करते थे, लगभग शायद 150 दिन का वो एक्सपेरिमेंट था। जाते थे पहले कमरे में और उस चावल जिसमें पानी भरा हुआ था उसके अंदर चावल रखे थे, उसको जाके ना बहुत अप्रिशिएट करते, यार तू बहुत अच्छा है यार, मतलब बहुत उसको गुड वर्ड्स बोलते थे। और दूसरे कमरे में जाते थे, उससे कोई बात नहीं करते थे। और तीसरे कमरे में जाते थे, उसको रोज गाली देते थे, उसको कर्स करते थे, रोज सुनाते थे। तो जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, तो जिसको बहुत कुछ अच्छा बोला गया, जब उसको चावल को निकाला गया तो चावल वो खाने लायक था। उसके जब वाटर मॉलिक्यूल्स को देखा गया, वो डायमंड शेप्स के थे, बहुत सुंदर शेप्स के वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे। लेकिन जिसको इग्नोर किया और जिसको रोज गाली दी, रोज जिसको कर्स किया, रोज सुनाया गया, जो रोज जिसको डिस्टर्ब किया गया, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक थे। उसकी वजह से वो चावल भी सड़ गए, वो खाने लायक भी नहीं रहे। तो ये नियम अपने पे भी तो लागू होता है। मैं अगर अपने आप से बात कर रहा हूँ और पॉजिटिव नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ये कहना बहुत आसान है कि यार निपुण जी आप पॉजिटिव सोचो, कैसे सोचूं? वहां काम आते हैं मंत्रास। मंत्रों में एक एनर्जी है। चलो आप नहीं मानते, मत मानो, क्वांटम फिजिक्स तो मानती है, आपके मानने ना मानने से फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते। लेकिन मंत्रों के अंदर कोई गलत बात तो है नहीं, उसमें क्या है, सब पॉजिटिव चीजें लिखी हुई हैं। अब आपने आर्टिफिशियली कर लिया, मान लीजिए, तो भी आपके ब्रेन तक गई। और आप किससे बने हो? पानी से। आपके अंदर क्या है? पानी। कितने परसेंट? 70%। तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और डायमंड शेप्स के हो गए। अब मान लीजिए आपने बिलीफ सिस्टम भी जोड़ दिया है, मंत्र मेरे पे काम करेंगे, और लाउडली बोले आपने, क्योंकि हमें बोला गया है लाउडली बोलो। वो जर्नी है लाउड से इनर की, यानी कि आप पहले, है ना, लाउड से अंदर की तरफ की यात्रा है वो। फिर आपके मॉलिक्यूल्स पूरे चेंज हो जाते हैं और आप एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हो। और आपके जितने भी कष्ट हैं, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी में बोलते हो कष्ट, और हम बोलते हैं कि जितने भी आपके पेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब अंदर सब कुछ चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गए। और वो, और अगर आप बाई चांस ऑडिटरी निकले, जैसे हमारे 3 तरह के लर्निंग स्टाइल हैं कि आप बोलकर सीखते हो, कि देख के सीखते हो, या करके सीखते हो। अगर आप सुनने वाले हो और ऊपर से मंत्र चैंट भी कर रहे हो, तो वो मेडिटेशन तो आपके लिए संजीवनी बूटी है। तो ये तो आपने देखिए मंत्रास का बताया जिसमें हम उच्चारण कर रहे हैं। मेडिटेशन पे हम वो एक निर्वाण, एक काम स्टेट में है, काम एंड कंपोज, तो ये भी इक्वली बेनिफिशियल है हमारी इसमें ब्रेन देखो, फंक्शनिंग के लिए। हाँ, ब्रेन फंक्शन के लिए हर तरह के मेडिटेशन काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ कर रहे हो, लेकिन कौन सा बेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कितनी ब्यूटी, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, कितनी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को विज्ञान भैरव में 112 तरह के मेडिटेशन बताए, जिसको आप, मतलब, अब मैं ये मानता हूँ मोक्ष के द्वार बताए। अब मोक्ष मतलब ये है कि मेडिटेशन, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो उन्होंने क्यों बताया, एक क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो जानते थे अगर हर व्यक्ति अलग है, 800 करोड़ तरह के लोग हैं, तो उनका कुछ हिस्सा अलग अलग होगा। हर किसी के लिए मेडिटेशन अलग अलग है। अगर आपके पास विजुअलाइज करने की पावर है, तो आप पे त्राटक बहुत अच्छा काम कर सकता है। मेडिटेशन में त्राटक वाला का, आपको बोलने की बहुत अच्छी क्षमता मिली है, आपको बोलने में बहुत मजा आता है, ये तो खुद चेक कर सकती है ऑडियंस, आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो आप सिर्फ बोलकर, यानी कि चैंट करके आप उसका मेडिटेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। आपको बोलना कम पसंद है, आप अंतर ध्यान हो सकते हो। आपको काम करना बहुत पसंद है, चलना फिरना, तो आप डांस वाला जो होता है हमारा, जो एक मेडिटेशन होता है, ठीक है, नृत्य करते हो आप, अपने आप को मेडिटेशन स्टेज में ले जा सकते हो। और बहुत सारे प्रकार है मेडिटेशन, हर किसी के अलग अलग बना हुआ है। बस अपने बारे में जानो, अपने बारे में जान के फिर वो मेडिटेशन करोगे तो आपको अच्छा, ये क्यों बोला जाता है कि मेडिटेशन का मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने प्रकार गलत लिया, आप गलत तरीके यूज कर रहे हो, अपने लिए सही तरीका यूज नहीं कर रहे। ये तो वैसा ही होगा कि मैंने चाय बनाई और चाय में चाय पत्ती डालना भूल गया। तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा है, तो वो जरूरी है जानना। और इसमें विकास जी देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे नॉस्ट्राडामस की बात करी जाए, वो सारे क्लेवरेंट जो कि समय से पहले उन्होंने होने वाली घटनाओं को देख लिया था। देखिए, हर एक जो साइंस है वो अपने अपने प्रिंसिपल्स पे, प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स पे काम करती है। बिल्कुल ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी विभिन्न योगों के थ्रू उसको बताती है, और जो लोग हम लोग बोलते हैं कि सो कॉल्ड देव कृपा प्राप्त या सिद्ध लोग, वो अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ब्रेन परफॉर्मेंस मैपिंग, न्यूरो
साइंस के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको 100 साल बाद भी आपको पता है, या इस वर्ष के एंड में मतलब कुछ सुनामी, बाढ़, कुछ भूकंप आने थे, आप देख सकते हैं। तो ये जो इंट्यूशन, टेलीपैथी, क्लेयरवेंस, ब्रेन परफॉर्मेंस मैपिंग में कैसे आप इसको समझेंगे? बहुत मतलब आपने ना पूरा एस्ट्रोलॉजी को ना साइंस से कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, ये कोशिश दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होस्ट कि वो क्या सवाल पूछने वाला है वहीं से मतलब आपने क्या जवाब लेने हैं। Yes, ये आपको ऊपर है कि आप कैसा कैसा कंटेंट निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। thank you, sir. देखिए क्या होता है, ब्रेन ना प्री डिसाइडेड है। यूं समझ लीजिए जैसे कोई बिल्डर है, बिल्डर आपको स्ट्रक्चर बना के देता है। जैसे हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे मान लीजिए इस तरह के 10 और रूम्स हैं, ठीक है ना। हर रूम का साइज एक है, तो बिल्डर जब आपको बना के देता है आपको उस फ्लोर पे सारे एक तरह के फ्लैट हैं, लेकिन अंदर की डिजाइनिंग वो आपके हाथ में है। सेम विद दैट, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर तय है, तो आपको ये इनहेरेंट मिलता है, इनेट पोटेंशियल है कि आपको इंट्यूशन मिला है या नहीं मिला है। तो इंट्यूशन कम फ्रॉम योर दिस प्री फ्रंटल लोब, दिस राइट ब्रेन। Okay. बट द पॉइंट इज खाली इससे काम नहीं चलता, उसके लिए आपको लॉजिक, यानी कि आपको अलमाइटी से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सुनने का ब्रेन तो मिल गया, लेकिन उसको समझने के लिए लॉजिकल ब्रेन चाहिए, दिस एरिया। उसको समझकर उसका आउटपुट देने में आपको अगेन थर्ड एरिया और चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। तो 3 ब्रेन लगते हैं इंट्यूशन पावर को। अगर मुझे बाय बचपन यानी कि बाय बर्थ मिला है मुझे, और मुझे एनवायरनमेंट मिल जाए नर्चर करने का, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा और थ्रू जितनी भी मेरी इसके प्रिंसिपल्स हैं, तो क्या होगा, मेरी इंट्यूशन नर्चर होती जाएगी, उतनी तराशता जाऊंगा, फिर क्या होगा, वो मेरी सिद्धि बन जाएगी, मेरा सिद्ध हो जाऊंगा मैं उसके लिए। और फिर मैं वो भी देख सकता हूँ, सिक्स सेंस मतलब जो आने वाले समय में होने वाला है। तो सर देखिए, ये तो चलिए हमने एक क्लेवरेंस वर्ग की बात करी। एक वर्ड होता है जो हम बोलते हैं जीनियस, ठीक है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, आई डू नॉट नो इस कैटेगरी के जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, उनको जीनियस कहेंगे, गिफ्टेड कहेंगे, ब्लेस्ड कहेंगे, सुपर जीनियस कहेंगे। जैसे बात करी जाती है शकुंतला देवी जी की, जी, उनका मतलब उन पे मूवी भी बनी थी हाल हाँ में, बिल्कुल, कि मतलब आप सोचिए, हमें मतलब 2 डिजिट के ऊपर अगर जाते हैं तो हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। इज इट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन ब्रेन की उनके पास 10 डिजिट का नंबर एक तरफ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 15 डिजिट यहाँ रखें, और जब तक लिखना पूरा भी नहीं हुआ, शी स्टार्टेड अटरिंग द आंसर्स साइमल्टेनियसली। यस, तो और ठीक है, मैं श्रीनिवास रामानुजम के केस में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि इन केस में थोड़ा एंगल था कि जो मूवी में दिखाया था अभी हाल ही में, कि उनको विस्पर सुनाई देती थी देवी माता की, और कुछ ब्लेसिंग थी वो जिससे उनका, रिसर्चर थे। हाँ। लेकिन आप शकुंतला देवी लेवल का जो जीनियस पना है, आप उसको कैसे इससे मतलब ब्रेन परफॉर्मेंस से देखते हैं इसको? सिंपल है। यहाँ हमें थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ता है। शकुंतला देवी जी ने वैदिक मैथ का, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, वैदिक मैथ पद्धति को उन्होंने यूज़ किया, जिसमें हमारे ही शास्त्रों में 16 सूत्र लिखे हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है। उसके Yes. बाद कुछ सब सूत्रास भी हैं, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मेरे आउट ऑफ सिलेबस है ये। Okay. लेकिन आपको मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्या है, और आपने नर्चर कर लिया। जैसे एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स मिलते होंगे, यार मेरे को ना गाना गाना बहुत पसंद आया, मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा आता है। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उनको कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला। अब एक्सपोजर नहीं मिला तो उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर वो ताकत है। शकुंतला देवी जी के अंदर ताकत थी, उनको नर्चरिंग मिली, नर्चरिंग मिलते वो उसको एक्सेल मतलब क्या है? एवरेज तो हम सारे ही हैं। Yes. एक्सेल मतलब आपने उस एरिया पे काम किया और आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जैसे सचिन तेंदुलकर जी बॉलर बनने गए थे, कोच ने देख लिया कि इसमें बैट्समैन की ताकत ज्यादा है, और आज वो भगवान है इसके। लेकिन आप यहीं देखो इनेट पोटेंशियल का फर्क। जैसे ही सचिन तेंदुलकर जी को लीडरशिप का मौका मिला, कैप्टेंसी मिली, उनसे उनका जो इनहेरेंट टैलेंट था बैटिंग, वो भी डाउन हो गई। बहुत बड़ी बात क्यों हो गया? क्योंकि लीडरशिप उनके इनहेरेंट नहीं थी। उन्होंने कॉन्शियसली इस पे एफर्ट लगाया, जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर गया। जब कंफर्ट जोन से बाहर गया तो यानी कि उसके लिए उनको वहां पे फ्रिक्शन हुआ तो उनके जो नेचुरल टैलेंट है वो भी डाउन हो गया। जैसे ही उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी, चीजें पलट गई एकदम। आई गेस ये अमिताभ बच्चन जी के साथ भी था जब वो पॉलिटिक्स में आए थे, और मैंने सुना था उनको किसी एग्री, ने शायद ये धीरू भाई अंबानी जी ने ही सलाह दी थी कि आपका जो काम है आप उसी में अच्छे उसी हैं, में रहिए। आप उसी पे स्टिक करिए। हाँ, बस आप अगर इतने लकी हैं कि आपको पता हो कि आप क्या काम करना है। अमेजिंग, अमेजिंग। वो आप अपनी स्किल सेट से बता सकते हैं। यहाँ अब बिल्कुल विकास जी, मैं ना आपसे अब ये वो सेक्शन आ गया हमारे इस डिस्कशन का, जहाँ पे हम लोग आपकी स्किल सेट को और मेरी स्किल सेट को, हमारी जो कंबाइंड ऑडियंस हैं उनके साथ ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, जब मैंने
पामिस्ट्री का जब मैंने कोर्स करा था, मेरी तो आइडेंटिटी बन गई है, मेरा तो ट्रू कॉलर भी हस्तरेखा एक्सपर्ट बताता है, तो मैं बच नहीं सकता उससे। तो अगर मैं आपको हाथ की उंगलियों से ही हम शुरू करते हैं बेसिक लेवल पे, बेसिक लेवल मैं आपको हम क्या करते हैं, मैं आपको इनको ग्रहों से रिलेट करते हुए और वो उसी फिंगर की जो क्वालिटीज हैं इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग आप होने वाला उसको जो आप अपनी फील्ड में उसको कैसे देखते हैं, हम उसको वैसे Agreed, ओवरलैप agreed. करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो देखिए ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। इसको हम लोग सर हस्तरेखा में इसको हम लोग बृहस्पति से जोड़ के देखते हैं और बोलते हैं कि ये जो उंगली है, देखिए जब हम लोग गुस्से में भी होते हैं, किसी को अथॉरिटी दिखानी होती है, जानता नहीं मैं कौन हूँ, यू विल सी मी, इस तरीके से हम बात करते हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति का ज्ञान है, तो बोला जाता है कि ये उंगली आपकी अथॉरिटी के बारे में बताती है, ज्ञान, अध्यात्म, देव कृपा, ब्लेसिंग, ये सारी Interesting. चीजें हस्तरेखा तर्जनी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को, इन सारी चीजों से जोड़ के दिखती है। आप इसको कैसे देखते मेरे हैं? लिए ना एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैंने कभी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था, Okay. तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मुझे अच्छा लग रहा है जानकर। हम्म, देखिए हमारे लिए जो एज पर ब्रेन मैपिंग टेस्ट हम्म, हम इसको मानते हैं थॉट प्रोसेस, योर फ्रंटल कॉर्टेक्स, okay. योर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर्स डिनोट दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला इसके साथ है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन, ओके। ये हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है ये आपका राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स को डिनोट करता है, ये हमारा क्रिएटिव ब्रेन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, याद किया हुआ याद रखना। और अगर उसको सब्जेक्ट वाइज ले जाऊं तो कॉन्सेप्ट ब्रेन ये है, अप्लाइड ब्रेन ये है, मतलब फिजिक्स, ग्रामर, मैथमेटिक्स, ये यहाँ से आ जाता है। लेकिन मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ से अप्लाइड, जैसे आपने केमिस्ट्री हो गई तो वो यहाँ से आ जाएगा, हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे वो यहाँ से आ जाएगा। थॉट प्रोसेस बोलते हैं हम इसको। वाओ। तो ये थॉट्स हैं, तो इससे ये तो बृहस्पति भी आप जिससे बात कर रहे हैं तो उससे कनेक्टेड हो गया ये, क्योंकि वो आपको ज्ञान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ज्ञान के साथ उन्होंने भी जोड़ दिया तो विज्ञान हो गया। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं वाह। भारतीय विद्या भवन में जहाँ पे पामिस्ट्री के कोर्सेज चलते हैं, आई विल गो देयर और मैं वहाँ की फैकल्टीज पे आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, ओह प्लीज वाओ। एक सेशन ही, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि सर अगर आप सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ही पढ़ के अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो एक एस्पेक्ट एक्स फैक्टर है वो जो मिसिंग रह वाओ गया। वाओ एक्स फैक्टर आज आपने दे माय दिया। प्लेजर, कंप्लीटली माय ठीक है। प्लेजर, अब थैंक यू हम सो आते मच। हैं मध्यमा उंगली पे। ठीक तो है। सर ये मिडिल फिंगर है, मैं आपको ऐसे तो मैं ऑडियंस को नहीं दिखा सकता, तो ये मिडिल फिंगर है। ये हमारे हस्तरेखा शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह से जुड़ी है, जो कि है शनि ग्रह। तो आपकी प्रोफेशन की जानकारी हम लोग इससे प्राप्त करते हैं, पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट हो, देखिए जो भी पुरातन विभाग चीज़ें और जो भी मतलब आर्कोलॉजी, जो गूढ़ विद्याएं, इन चीज़ों में जो रुचि है और गहन अध्ययन करने का, डीप रिसर्च करने का जो सामर्थ्य है, वो हम लोग हस्तरेखा में मध्यमा उंगली से जोड़ के देखते हैं। अच्छी बात क्या है, क्योंकि मिडल में है, तो इन दोनों फैक्टर को आप कितने बैलेंसिंग रहेंगे जीवन में, जिम्मेदारियों को संभालने की आपकी क्षमता, जिम्मेदारी हर कोई चाहते हैं पर संभालने की आपकी कैपेसिटी है नहीं है, वो हमें मध्यमा मिडिल फिंगर बताती है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। सर मुझे एक मैं इसका जवाब दूं से पहले जानना है, क्या जो हमारी सैटर्न फिंगर है, क्या इसका उससे भी कोई लेना देना है, डिसिप्लिन से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम सो सॉरी, आई मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शनि देवता माफ करना मुझे, अगर मैं शनि देवता को डिफाइन कर रहा हूं और मैंने अनुशासन का शब्द इस्तेमाल नहीं करा, तो आप लगा लीजिए मैंने शनि ग्रह को पूरे तरीके से उनको ऑनर नहीं दिया। तो ये बहुत आपने सीखा सर, इनको भी पामिस्ट्री भी आती है, इनको पामिस्ट्री, ये बता नहीं रहना आती है पामिस्ट्री नहीं आती तो नहीं। यस, मिडिल फिंगर सैटर्न, इट रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन। ये मेरे इसलिए आया क्योंकि जब मेरा ये वाला इंडेक्स फिंगर कनेक्ट कर गया इससे, तो मुझे ये था कि अब ये भी कनेक्ट करेगा, क्योंकि हम इसको जो देखते हैं, मिडिल फिंगर्स को जो देखते हैं, मैं अगर राइट हैंड की मिडिल फिंगर की बात करूं तो मेरा ये पैराइटल लोब है ब्रेन का, ये वाला हिस्सा। पैराइटल लोब में भी इतना स्पेसिफिक कि ये फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रहा है। फाइन मोटर स्किल्स मतलब आपके आई मूवमेंट्स, जॉ मूवमेंट्स, आपके नी मूवमेंट्स, आपके रिस्ट मूवमेंट, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपका खाना खाने का स्टाइल, आपका पेन पकड़ने का स्टाइल, पेन की ग्रिपिंग, बैट पकड़ने का स्टाइल या बैडमिंटन पकड़ने का स्टाइल, सब कुछ इससे आता तो है। मतलब जो स्नाइपर बोलते हैं कि जिनका एक माइक्रो सेकंड पे काम होता है, जिनके आप एग्जांपल दे रहे थे, वो उनके पास ये पावर है, मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर ना हो तो ये काम छोड़ दूंगा। जो सर हम लोग बोलते हैं ना कि बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, एग्जैक्टली जैसे एनएसजी कमांडोज वगैरह होते हैं, इनका रिफ्लेक्स होता है, उनको पता है एकदम से कैसे रिएक्ट करना है। दैट इज, और जैसे एक्टर्स हैं, आप तो खुद इस इंडस्ट्री से हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, इवन मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, यहाँ से आपकी एक और चीज आती है। अगर पेरेंट अगर आप हैं, तो अगर आपका बच्चा खाना प्रॉपर च्यू नहीं कर रहा, तो भी इसकी बात कर रहे हैं हम। इसकी खाना अगर चबा के नहीं खा रहा तो भी इसकी बात कर रहे हैं, अगर इसकी पेन की ग्रिप भी टाइट है तो भी हम इसकी बात कर रहे हैं।
और जब मैं राइट के बाद अब लेफ्ट की बात करता हूँ मिडिल फिंगर की, तो मेरा ग्रॉस पूरी बॉडी मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं राइट पैराइटल लोब की बात कर रहा हूँ। तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये काइनेस्थेटिक एनर्जी है, जिसको आप सैटर्न बोल रहे हैं। अब काइनेस्थेटिक इसलिए, अगर मैं काइनेस्थेटिकली कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो यानी कि मैं इनडिसिप्लिन हूँ। अगर मैं इनडिसिप्लिन हूँ तो मेरे चाहे कितने अच्छे थॉट्स हों, कितना अच्छा मेरा अपने आप पे विश्वास हो, कितना अच्छा मेरा लाइजन हो, तो मेरी लाइफ कैसे रहने वाली है, जिसको आपने बैलेंस वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, मेरी लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। मैं इसलिए बड़ा फैसिनेटिंग हो गया नहीं सर, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सर देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखते हैं हमारी रिंग फिंगर को, अनामिका उंगली को, इसको हम लोग हस्तरेखा में सूर्य ग्रह से जोड़ के देखते हैं। तो जिसका Okay. मतलब ये है कि आपके अंदर की प्रतिभा, एक हम्म, वर्ड होता है आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म, आप जहां जाए किसी को फैसिनेट कर दें, प्रभावित कर दें। देखिए हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष में भी कि, और एस्ट्रोनॉमी में भी, कि सूर्य है जिसके आजू बाजू सारे ग्रह घूमते हैं। तो आपकी क्षमता कि आप इतने इंपॉर्टेंट बन जाएं, इतने प्रतिभाशाली वाह। हों कि सब आपके अराउंड घूम रहे हो। और साथ ही साथ देखिए जो ललित कला और आपका फेम का पोटेंशियल, सरकार से आपको कितना लाभ मिलेगा, समर्थन मिलेगा, वो सब हम लोग हमारी इस अनामिका उंगली या रिंग फिंगर से देखते हैं। क्या बात है, Yes. ये इसलिए और इंटरेस्टिंग हो गया। सर मुझे एक बात बताओ, दुनिया में मैक्सिमम काम क्या है? बोलने का। Yes, sir. और हम भी इसी से वही चेक करते हैं। Oh, nice, या nice. जो हमारी जो ये रिंग फिंगर है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, हमारी जो राइट रिंग फिंगर है वो हमारे लेफ्ट टेम्पोरल लोब से कनेक्टेड है, जहां से हमें बोलने की पावर मिलती है, जिसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग। Yes. ठीक है, लैंग्वेज, और किस तरह से बोलना है, किस टोन में बोलना है, कैसे वॉइस ओवर रखना है, किस पिच में बोलना है, कितना मेरे को सिंपैथी या इमोशनली बोलना जैसे है। ऑपरा सिंगर हैं, कोई हाँ, जिनको पता तो है वो टोन्स मेरा कैसे, हाँ, लेफ्ट मॉड्यूलेशन। मेरे रिंग फिंगर से आते हैं, जो कि मेरे राइट टेम्पोरल लोब से कनेक्ट है। तो दोनों अगर फिंगर्स को मिला दूं तो मेरा ऑडिटरी बन जाता है, यानी कि मेरे बोलने की कला, शब्दों पे पकड़ और उसको उच्चारण करने की ताकत, वो यहाँ से। और जिसको ये दोनों अच्छी मिली हो तो उसका सूर्य अपने आप अच्छा होगा सर फिर तो। वाओ, वो अमेजिंग। मैं तो आई एम रियली, न्यूरोसाइंस कितनी कनेक्टेड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट्स रियली विदाउट सर हम सिंपलीफाइड। लोग ये तो कहते हैं, अभी मेरे एक दोस्त से एक बार एक इस विषय में डिबेट हुई थी। वो कहता है यार अब तो इतना लाइट पॉल्यूशन है, सब कुछ है, तो इस वजह से ना ग्रह वगैरह दिखते ही नहीं है। पहले तो हमारा जो मिल्की वे सिस्टम है, आराम से सारे ग्रह दिख ही जाते थे, कोई लाइट पॉल्यूशन होता नहीं था, सारा दिन काम नहीं होता था, बैठ के ग्रहों को देखते रहो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जो अगर तुम हमारे शास्त्रों में जाओगे, इतना डिटेल में लिखा है, हमारा पंचांग इतना डिटेल में, इतना लेयर्ड है कि क्या क्या घटना होने वाली है, वही देखो। अभी का देख के तो मैं बता सकता हूँ, पर आने वाले भविष्य का भी मैं कैसे बता पा रहा हूँ? तो इसका इतनी लेयर्स थी, इसमें इतना नॉलेज है। वाओ। और बाकी सर इसके बाद अगर हम चलते हैं हमारी लिटिल फिंगर, जो कि सबसे लास्ट में रहेगी, बेचारी सबसे छोटी है इसलिए ना कोई सुनता नहीं है इसकी। तो ये जो हमारी फिंगर है, लिटिल फिंगर, ये हमारी ज्योतिष में, हस्तरेखा में, इसको हम लोग बुध ग्रह से जोड़ के देखते हैं, मरकरी प्लैनेट से। तो आपके अंदर का जो बिजनेस एक्यूमन है, जो आपका बिजनेस टैलेंट है, वो हम लोग इससे देखते हैं। इसके साथ साथ आप कितने अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं, इसकी Okay. जानकारी भी हम लोगों को इससे पता चलती है। देखिए काफ़ी मतलब पामिस्ट हैं, वो इसको आपकी जो सेक्सुअल अब्रेशन है किसी के बिहेवियर में, कि मतलब किसकी तरफ आपका आकर्षण होगा, कुछ होगा, उसकी जानकारी भी हम लोग कहीं ना कहीं लिटिल फिंगर से जोड़ के देखते हैं। वाओ, दैट्स सिंपली ग्रेट। हम्म, हम लोग जो लिटिल फिंगर्स को देखते हैं एज पर न्यूरोसाइंस, ये ऑसिपिटल लोब्स को, यानी कि ब्रेन का जो सबसे निचला हिस्सा है, जहाँ से आपकी देखने की ताकत आती है, वो यहाँ से आती है। अगर मैं राइट की बात कर लूँगा तो आपकी सेंसेस भी यहाँ से आती है, यानी कि आपकी स्मेल कैसी है, ओके, आपकी रीडिंग पावर कैसी है, आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, वो यहाँ से आते हैं आपके। ठीक है, अब मान लीजिए एज अ पेरेंट की अगर मैं बात करूँ, या कोई एडल्ट भी हो सकता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकता है, उसको लगता है कि, ये आप घर में चेक कर लेना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आपका बच्चा बुक पढ़ता है और खाली आप हेडिंग पढ़ते हो, अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ते, तो समझ लेना आपको ये वाला हॉस्पिटल लोब सपोर्ट नहीं नहीं कर कर रहा रहा है। है। ओके, ओके, आपको बड़े फॉन्ट पढ़ने में मजा आ रहा है। ओके, लेट मी टेल यू, डिसलेक्सिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक ओके, है ना। हाँ, हाँ, ये गूगल मत कर लेना, ओके, ओके, हर ओके, चीज़ गूगल पे नहीं लिखी हुई। हाँ, तो वहाँ से आपका कनेक्ट होता है आपके 5 सेंसेस। ओके, अब मेरी अगर 5 सेंसेस सपोर्ट नहीं कर रही तो इसके ट्रेड्स हैं, मुझे खाना तीखा पसंद आएगा, या मुझे गर्मी बहुत लगेगी, क्योंकि आपका वो ब्रेन का वो हिस्सा उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो आपको वो चीज़ें आपको लगेंगी। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, ये आपके इस हिस्से से कनेक्टेड है, जिसको राइट ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, जिस यहाँ से हमारा 2D आता है, एस्थेटिक सेंस आते हैं, कलर सेंस आता है। नाइस, अब कलर सेंस, एस्थेटिक सेंस, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसको स्पीड ब्रेकर्स नहीं दिखते, क्योंकि वो जज नहीं कर पा रहा। अब ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आप विकेट कीपर बन गए, आप गोलकीपर बन गए, आप बैडमिंटन प्लेयर बन गए,
आपको शटल समझना है, बॉल की स्पीड समझनी है, या गोल आपके पास, मतलब फुटबॉल आपके पास आ रही है तो आपको स्पीड समझना है, उसके लिए ये वाला चाहिए। अब Okay. आप लॉजिकली सोचो सर, जिसके पास, जैसे मान लीजिए मुझे शौक है, मुझे क्रिकेटर बनना है, और मुझे या तो मुझे बैट्समैन बनना है, या मुझे फुटबॉल में जाना है तो मुझे गोलकीपर बनना है। अब मान लो मेरे पे ये वाली पावर नहीं मिली, इसमें पावर का मतलब यहाँ पर ये है कि न्यूरॉन्स नहीं मिले, ब्रेन की उतनी डेंसिटी नहीं है, ब्रेन का वो साइज इतना बड़ा नहीं है, मान लो नहीं मिला, तो मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और न्यूरो साइंस ये बोलती है कि उस हिस्से में आपको, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल ये है, एक व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख न्यूरॉन, एग्जाम्पल के तौर पे उस एरिया में 1 लाख न्यूरॉन है, और एक न्यूरॉन मतलब एक छोटा सा डॉट है, Okay. और वो 10,000 तक दोस्ती कर सकता है अपने साथ वालों से, उसकी कैपेसिटी इतनी है। Okay. 1,000 से लेके 10,000 वो दोस्त बना सकता है अपने साथ वालों से, और जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना वो पावरफुल होगा। Okay. और दूसरा वहां पे एक और है जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, कि मुझे ये बनना ही बनना है प्लेयर, उसके उस हिस्से में सिर्फ 10,000 न्यूरॉन्स हैं, एक के 1 लाख है, एक के 10,000 है। 10,000. जो 10,000 वाला वो बहुत जिद्दी है, रोज 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, जी जान से प्रैक्टिस कर रहा है। 10,000 के न्यूरॉन्स हैं, 10,000 दोस्ती कर सकते हैं, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो गए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है जिसका इनहेरेंट इनेट पोटेंशियल क्या है, 1 लाख न्यूरॉन वाला, वो सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, और मैं ये मानता हूं कि 2 घंटे की प्रैक्टिस से 2,000 ही उसने दोस्ती बनाई, तब भी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,000, यानी कि तब भी उसकी पावर ज्यादा है सीखने के बाद उसको रिप्रेजेंट करने की, जिसको हम बोलते हैं कि उसको बहुत जल्दी अचीवमेंट मिल गया। और यहाँ वो 12 घंटे लगा रहा तो भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, क्योंकि वो गलत जगह पर काम कर रहा है। तो यहाँ से आपके एस्थेटिक सेंस आते हैं, तो इससे कनेक्टेड है तो सर। सर ये जो आपने एस्थेटिक सेंस बोला, तो अगर फॉर एग्जांपल अभी तक की जो हमने फिंगर्स कवर करी हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा मतलब आई कुड बी गुड डिजाइनर, गुड मर्चेंडाइजर, Correct. कलर कंट्रास्ट, कॉम्बिनेशन, प्रेजेंटेबिलिटी, तो ये एस्थेटिक्स उसी का पार्ट इससे हुआ? आती है, इसको और माइक्रो लेवल पे जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे आर्किटेक्ट बनना है, क्योंकि इसी से आएगा। अब बिल्कुल। आर्किटेक्ट के 2 पार्ट हैं, आप एक्सटीरियर बनना चाह रहे हैं, इंटीरियर बनना चाह रहे हैं। Okay. मान लीजिए मेरा ये वाला जो इंडेक्स फिंगर है, यहाँ से मेरी क्रिएटिविटी आती है, मेरा 3D आता है। अब 3D मेरा स्ट्रांग नहीं है मान लीजिए, और मुझे आपने एक्सटीरियर इंजीनियर बना दिया, तो क्या होगा, मैं विजुलाइज ही नहीं कर पाऊंगा। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स को बनाना है, उनका जो उसका जो पूरा मैप देखना है, विजुलाइज करना है, क्योंकि आर्किटेक्ट कौन सा होगा जो विजुलाइज कर लेगा, फिर उसके बाद मैप डिजाइन करेगा। सॉफ्टवेयर की हेल्प तो आप ले ही लोगे, लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी है वो वहां से नहीं निकल के नहीं आएगी। वैसे वर्षा, मान लीजिए आपको ये वाला फिंगर ना मिला हो, तो कलर सेंस नहीं मिला, तो फिर क्या आप फ्लैट कलर्स की तरफ चले जाओगे, आप इंटीरियर डिजाइनर बन गए। अब इंटीरियर डिजाइनर बनने के बाद क्या होगा, आप जो अपने क्लाइंट को बताओगे, आप अपनी चॉइस के हिसाब से बताने वाले हो। Yes. तो क्या होगा, कलर उसको जो सामने वाले को पसंद आएंगे वो डिपेंड करेगा उसका ये कैसा है। तो आपको इतना माइन्यूट लेवल पे पता होना चाहिए आपके बारे में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप करियर पिक करो, तब आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। तो विकास जी, हमने फिंगर्स के बारे में तो जान लिया। अब अगर इसको हमें थंब से भी कनेक्ट करना हो, तो देखिए मैं आपको हस्तरेखा के माध्यम से बताता हूँ। हम लोग थंब को हमारी विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ हस्तरेखा में जोड़ के देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि देखिए हमें ये पढ़ाया गया था जिस समय मैंने कोर्स करा था कि द ओनली थिंग विच डिस्टिंग्विशेस अ रिफाइंड मैन फ्रॉम अ प्रिमिटिव मैन इज द शेप एंड क्वालिटी ऑफ थंब। और ये काफी रिसर्च में भी पाया गया है कि जितने भी जो बारबेरिक क्रिमिनल्स वगैरह है ना, अगर आपको हस्तरेखा के माध्यम से जवाब देखना है बारबेरिकनेस का, वो आपको सीधा थंब से मिलता है। उनका बहुत ही क्लब्ड शेप का थंब होगा, कुछ होगा। तो हस्तरेखा इसको आपकी विल पावर, आपके लॉजिकल एबिलिटी उसके साथ, और यहाँ तक कि अगर आप विकास जी साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां तो सिर्फ अंगूठे से ही पूरी कुंडली बना ली जाती है, पूरे हाथ तक को नहीं दिखते, सिर्फ अंगूठे से ही पूरी भविष्यवाणी करते हैं। तो अब इसको आप मतलब ब्रेन मैपिंग में न्यूरो साइंस इसको कैसे देखती है? मेरे ना ऐसा लगता है कि आज ना मतलब मेरा माइंड ऐसे खुल गया है कि इतनी चीजें हैं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग हो गया इतना है, ओवरलैप है, मींस बहुत सारी चीजें हैं। ओके क्या है कि हमारा जो राइट थंब है, ओके दैट डिनोट्स योर लेफ्ट फ्रंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और राइट थंब क्या बताता है, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन कितना है, सेल्फ एप्रिसिएशन कैसा है, अचीवमेंट को लेके आप कैसे देखते हैं, आपको बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका अपने आप पर बिलीफ कैसा है, ये सब कुछ आपके, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पर्सनल स्किल्स, वो यहाँ से आता है। इतना इंटरेस्टिंग है, दैट्स रियली मतलब आई एम अमेजिंग अमेजिंग। और आपका जो लेफ्ट थंब है, दैट इज योर राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां से आती है इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन पावर, जिसको हम बोलते हैं आप पीपल कनेक्ट कैसा है आपका, आप में लीडरशिप कैसी है,
आप लोगों से कितना जल्दी घुलते मिलते हो, वो सब यहाँ से आता है। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्शन जोन बोलते हैं। मतलब आपके पास जितना मर्जी स्किल हो, थॉट अच्छा है तभी तो आप एक्शन लो। एक्शन यहाँ से आता है कि कितनी जल्दी आप उसको एक्शन में कन्वर्ट आप करते कर हैं। सकते हैं। नाइस। वाओ। तो इसमें इसका देखिए हमने अपनी अपनी फील्ड का ओवरलैप कॉमन ग्राउंड्स देखे। अब इसके बाद अगर मैं आपसे विकास जी ये पूछूं कि अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, हम्म। अच्छी प्रिडिक्शंस देना चाहता है, तो ब्रेन मैपिंग के थ्रू आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट की जो सबसे बड़ी यूएसपी है ना, वो है अनबायस्ड अप्रोच। मैं क्यों बोल रहा हूँ अनबायस्ड? क्योंकि हम एक भी सवाल नहीं पूछते, हम जज ही नहीं करते, क्योंकि हम आपके सवालों के जो हम सवाल पूछें और उसके जो उत्तर आप दोगे उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए हम आपको जज नहीं करेंगे। और मैं इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मेरी एनालिटिकल पावर कैसी है कि मैं आपके सवालों जो जो आपने मुझे जवाब दिए हैं उसको समझूं कैसे मैं। तो कल मिला के पूरा जो नेचुरल है कि हम उसको अनबायस्ड अप्रोच बोलते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा एस्ट्रोलॉजर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को और डीप में समझेंगे तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी कि चार्ट पढ़ने की जो आप बात कर रहे हैं, कुंडली की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कंप्लीटली लॉजिकल थिंग्स। ओके। तो लॉजिकल ब्रेन होना आपके पास ज़रूरी है। ओके। देखिए, इंट्यूशन पावर सपोर्ट करती है आपकी, और ज़्यादा हेल्प करती है, चेरी ऑन द केक है। लेकिन मेन जो केक है वो आपकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से अगर वो नहीं है हम्म, और फिर आप एस्ट्रोलॉजी में पिक कर रहे हो अपना करियर, तो आपको आगे जाके ना मजा नहीं आएगा और आपकी वो सफल नहीं होंगी। मतलब हिट एंड ट्रायल हर बार नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि आप सॉफ्टवेयर बेस पर लाइक जैसे, या आप टैरो में जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मुझे रेकी न्यूमरोलॉजी हीलर में, बनना है। रेकी में, तो वहां पर आपको राइट ब्रेन की ज्यादा जरूरत है। यानी कि जहाँ पर इंट्यूशन पावर की ज्यादा सपोर्ट मिलती है, ओके। इमोशनल ब्रेन की ज्यादा सपोर्ट मिलती है, लॉजिकल ब्रेन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वहाँ काम चल सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है राइट ब्रेन, तो फिर आप टैरो भी नहीं कर सकते और आप हीलर भी नहीं बन सकते। तो राइट ब्रेन के लिए वो होना, मतलब आपको अगर बनना है तो राइट ब्रेन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम लोग एक ऐसे सेक्शन में आ गए हैं कि जो भी मैंने विकास जी से अभी तक ब्रेन मैपिंग के बारे में समझा है, मैंने अपने भी पर्सनल जो फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस हैं सर को दिए थे, और उसकी जो रिपोर्ट है, सर ने मुझे कहा था कि निपुण मैं तेरे साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूं कि जब हम लोग ये मतलब पॉडकास्ट कर रहे होंगे, आप शो के बीच में ही मुझे बताइएगा और पूरा अनफिल्टर्ड तरीके से बताइएगा। देखिए लंबे समय से मुझसे जुड़े हैं, आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन इसका एक साइंटिफिक बेसिस क्या होता है, वो आज विकास जी मेरे बारे में मुझको इस लाइव रिकॉर्डिंग में बताएंगे। तो प्लीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको सेट कर लेता हूँ, ओह माय उसके गॉड, बाद ये, हाँ, आई एम पहले एक्साइटेड एंड नर्वस बोथ एट द सेम मैं टाइम। पहले ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे होस्ट मिलते हैं हमें, बहुत सारे लोग मिलते हैं। ये उनमें से इकलौते कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि पहले मैं ये चीज़ करके देखूंगा, मुझे समझ में आएगा तो ही मैं ये चीज़ अपने ऑडियंस तक लेके जाऊंगा। मतलब इतना आप लोगों से प्यार है इनका कि कोई भी ऐसा वैसा कंटेंट देने के लिए रेडी नहीं है जो पहले खुद चेक करते हैं। मतलब आई हैट्स ऑफ टू यू। नहीं सर, मैं इसमें विकास जी एक और चीज़ ऐड करता हूँ। जैसे मैंने जब न्यूमरोलॉजी भी मैंने भारतीय विद्या भवन में पढ़नी शुरू करी थी, तो मैं ना आई वॉज अ बिगेस्ट सिनिक कि यार नेम लेटर्स का चेंज करके क्या फ़र्क आता होगा नहीं होगा। ये लिविंग प्रूफ है, मैंने अपने नाम के लेटर्स में मैंने जो एनर्जी मैंने बैलेंसिंग करी, और ये पॉडकास्ट है, ये सारी चीज़ें इमीडिएट शुरू हुई हैं। आप मेरे विद्या भवन के जो भी सर्कल के फ्रेंड्स हैं वो तो खुद बोलते हैं कि निपुण तूने तो अपने खुद प्रैक्टिकल अपने लाइफ से बहुत ही एक बढ़िया। अच्छा केस स्टडी दे दी कि कैसे चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं। तो एंड ऑब्वियसली अगर आप जेन्युइनली किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्टेड हो, तो यू विल नॉट फील शाय अपने को भी टू पुट योरसेल्फ इन द लाइन। तो That's देखिए super. आज अब ये जो रिपोर्ट होने वाली है पूरी अनफिल्टर्ड है, मुझे कुछ नहीं पता, और मैंने सर को भी बोल रखा है जो है जैसा है प्लीज बताइए। देखिए, ये है इनकी रिपोर्ट हम्म। और अभी हम कुछ पॉइंट्स इनका शेयर करेंगे। देखिए, ये पर्सनलाइज रिपोर्ट है, मैं बहुत सारे पॉइंट पब्लिकली नहीं बताने वाला चाहे कुछ ऐसा है। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट मैं जरूर बताऊंगा। इस रिपोर्ट को मैं आपको अभी कुछ शेयर करता हूँ। मैं अभी 6th पेज पे जा रहा हूँ सीधा। Okay. वैसे तो बहुत सारी, ये 26 पेजेस की रिपोर्ट है Okay. और पूरी न्यूरो साइंस बेस पे बनती है। बिहेवियर, लर्निंग स्टाइल, एक्वायरिंग स्टाइल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, करियर कौन कौन से बन सकते हैं, कैसे आप सीखते हो, कैसे आप लर्न करते हो और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बहुत डिटेल में है। लेकिन फिर भी मैं एक बार सीधा आ जाता हूँ इस 6th पेज पर। Oh my God, I'm nervous. या तो निपुण जी, मैं अगर आपकी रिपोर्ट की बात करूं तो आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और ऑडियंस आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है। जो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है वो है आपको म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार है। Awesome. सर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मेरा वर्स्ट फेज था भजन से ही मैं निकला,
डिवोशनल म्यूजिक, और वैसे भी म्यूजिक इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऑडियंस यहाँ पे आप कनेक्ट कर जाएंगे बहुत जल्दी। आपका जो टेक्सचर है, जैसे हम इतने लोगों से मिलते हैं, जब आप बात करते हो तो जो आपका वॉइस ओवर है, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। यानी कि कब लो पिच पे जाना है, कब हाई पिच पे जाना है, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत नेचुरली, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल आपकी पूरी रिपोर्ट में वही है। तो आपको सर बहुत उसको किस लेवल में, उसको लेवल क्या है सर? उसको हम बोलते हैं आपका टेम्पोरल लोब है, जो ओके आपके लेफ्ट रिंग फिंगर से आता है। ओके, वहाँ पे एक डिज़ाइन बना हुआ है जिसको बोलते हैं पीकॉक व्हर्ल। पीकॉक बोल, ओके। पीकॉक पीकॉक कितना सुंदर होता है ना, देखो आप उसकी आई बनी होती है, तो वो आपकी आई बनी हुई है, साथ में व्हर्ल, व्हर्ल एक चक्र जिसको आप बोलते हैं, हाँ, व्हर्ल हस्तरेखा में बना भी। हुआ है। हाँ, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हर्ल जिसमें कॉग्निशन पावर होती है, और जब पीकॉक जुड़ जाता है तो क्रिएटिविटी साथ में जुड़ जाती है। तो आप जो भी काम करोगे, बोलने वाला आपके एक्सप्रेशंस भी मैच करेंगे, आपको वॉइस स्ट्रक्चर भी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मिंग पर्सन है ये, पूरे भाव के पूरे साथ। भाव के साथ, जिसके मतलब जिसकी शब्द, जिसका ब्रेन, जिसकी बॉडी, तीनों में सिंक है, और जो वो प्रेजेंट कर रहा है तो बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक तो ये है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लगा देना, बता देना। दूसरा है सर, आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, उस पर एक डिजाइन है जो कि बहुत कम पाया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फिनाइट डिजाइन। अब Okay. इन्फिनाइट का मतलब क्या है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा पावर है जिसको आप जितना चाहो उतना नर्चर कर सकते हो, लेकिन वो किस पे है, आपके राइट मिडिल फिंगर पे है। ओके। अब राइट मिडिल फिंगर पे जब आपके वहां पर एक डिजाइन बना हुआ है इन्फिनाइट वाला, जिसको अल्नर आर्क बोलते हैं, जिसको काउंटेबल नहीं है, तो जहां से क्या आता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके। आपके जॉ मूवमेंट्स, आपके आई मूवमेंट्स, आपके ईयर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके जेस्चर्स, आपके चलने का तरीका, ये सब कुछ किससे आता है, आपका सारा का सारा आता है एफएमएस से। अब मान लीजिए, ये तो चलो ठीक है, आपने मुझे बताया, अब मान लीजिए आपने पूरी तरीके से इसकी ट्रेनिंग ली हो, एक्टिंग की, थिएटर की, या फिर प्रेजेंटेशन की, तो आप सोचो, जैसे बहुत से सिंगर हों, लेकिन वो स्टेज पे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि उनका फेशियल एक्सप्रेशन उससे मैच नहीं करता। सर आप, आई एम सो इम्प्रेस। देखिए, जो मेरा ज्योतिष के माध्यम से भी जो मेरा चंद्र नक्षत्र है, वो अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि ये लोग अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं। जैसे हम वाह जिम कैरी की बात करते हैं, रॉबिन विलियम्स की बात करते हैं, वाह कि वाह किस तरीके से एक्सप्रेशन देना, फेस में एक्सप्रेशन लेके आना। ओ माय गॉड, ये व्हाट मोर सर, आई एम नाउ इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये दोनों को अगर कॉम्बिनेशन बना दें, यानी कि अगर आप म्यूजिक में चले जाते हैं, ओके, ठीक है, आप म्यूजिक में, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, आप वोकल में भी जा सकते हैं, आप एज एन एक्टर, एज एन होस्ट, एज एन एंकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये आपके करियर बहुत स्ट्रांग है। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बोलने वाले जितने भी काम है, और ओके, उसके अंदर जितने वॉइस टेक्सचर, यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन, और साथ में जो चेहरे के हाव भाव है, वो बहुत स्ट्रांग है आपके उसके अंदर, तो वो नाइस, करियर आपका बहुत स्ट्रांग है उसके अंदर हमारे। नाइस सर, थैंक यू। ओके, निपुण जी, एक आपसे सवाल है, उसका आप मुझे आंसर दीजिएगा। आपकी रिपोर्ट में सारे के सारे जितने भी, जिसको हम लूप्स बोलते हैं, 100% लूप्स हैं, सॉरी 90% लूप्स हैं, 10%, तो इसको हम 100% ही काउंट करके चल रहे हैं। तो सवाल ये है आपसे, आप अपनी एक बार फ्लैशबैक लीजिए, चाहे आप स्कूल्स में रहे हो, चाहे आप डिफरेंट कॉलेजेस में रहे हो, या आपका जब जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट का इफेक्ट आता है कि आप इमीडिएटली उस एनवायरनमेंट के साथ जेलअप कर जाते हैं, और आसपास का एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली उसके साथ अटैच हो जाते हैं आप बहुत जल्दी। जैसे आपका स्कूल चेंज हुआ, और आप उस स्कूल के नए स्कूल में गए होंगे, पुराना अगर आप याद कर पाएँ, तो आपका बिहेवियर एकदम पलट जाएगा, यस सर। ठीक है ना? आप अगर पहले डिसिप्लिन हैं, और आप मान लो आप ऐसे ग्रुप में आ गए जहाँ इनडिसिप्लिन है, आप एकदम वैसे के वैसे हो जाएँगे। वाइस वर्सा, अगर आप इनडिसिप्लिन है और आप ऐसे किसी सर्कल में आ गए जहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, आप वैसे हो जाएँगे। आपको बुक रीडिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन आप सर्कल में आ गए जहाँ बुक रीडिंग बहुत बात होती है, आप बुक रीडर बन जाएँगे। आप किसी ऐसे सर्कल में आ गए, ऐसा है या नहीं आपके साथ? बिल्कुल सर, देखिए हमारी एस्ट्रोलॉजी की ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मेरी कुंडली में 8th हाउस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, वो बहुत प्रोमिनेंट है, और ऐसा वाह! होता है। एक समय जब मैं कनाडा में था, मेरा सर्कल पूरा का पूरा एक्टर्स का था। आज मैं स्पिरिचुअल लोगों से घिरा हुआ हूँ। जब उस सर्कल में था, तब कोई कह नहीं सकता था कि मैं स्पिरिचुअल भी हूँगा। आज कोई कह नहीं सकता कि मैं एक्टर भी हो सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हाँ, कैसे अपने को, और कभी-कभार तो मुझे ये भी लगता है, पिछले 8-10 महीने में जब से मैं इंडिया हूँ, मैं कभी कनाडा गया भी था? मैं यहाँ पे इतना ब्लेंड हो गया, मुझे लगता है कि कनाडा वाला चैप्टर मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं था। एग्रीड, वेरी एग्रीड। ट्रू सर। बहुत, बहुत। और सबसे इम्पोर्टेंट सर एक और, आपकी ना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, ओके, और आपकी सेंस, यानी ऑब्जर्वेशन किससे आती है? आपकी 5 सेंसेस से। ओके, यानी कि आप क्या देख रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो, क्या फ़ील कर रहे हो, बॉडी को कैसे देख रहे हो, तो उससे आप बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर जाते हो।
तो आपके सेंसेस बहुत एक्टिव हैं। तो आपको खाना जो है, आपका फूड है, बहुत ज़्यादा तीखा आप नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आप बहुत ज़्यादा नहीं खा मैं सकते। मीठा ही पसंद अ, करता हूँ, मैं नहीं खाता अच्छा, मिर्ची वाला। और बहुत तीखा खा नहीं सकते। इनफैक्ट आपको फूड बनाना भी पसंद आएगा, और आई हाईली रिकमेंड यू ओवर देयर, आप जो भी लाइफ में करें, ठीक है ना? आप इसको करियर पिक करते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। अगर कोई और भी करियर पिक करते हैं, आप अपने रूटीन में थोड़ी-सी कुकिंग लेके आइए, क्योंकि अगर मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा हूँ, तो 2 तरह के मेडिटेशन आप पे काम करेंगे। एक बोलने वाले, हुँ, चुप रहने वाले नहीं। ओके, बोलने वाला आप पे मेडिटेशन, दूसरा जब-जब अब मैं आई बेट ऑन दैट, जब-जब आप कुकिंग करेंगे, यू विल फील मेडिटेटिव। व्हाई? आपको कुछ और याद ही नहीं आएगा। इफ अगर आपको ट्राई करना है ना, जब भी आपका लगे कि यार मेरा ना आज मन अच्छा नहीं है, हुँ, आप सिर्फ कुकिंग ट्राई कर लेना। और स्पेसिफिकली अगर हो सके तो नॉन फायर कुकिंग करना, जैसे कोई बेकरी की आइटम बनानी हो हुँ, या जो भी आपको पसंद हो, ओके, आप ट्राई करना। उस समय के लिए आप थॉटलेस ज़ोन में चले जाओगे, और अमेज़िंग। उससे फिर क्या होगा, आपका ब्रेन एकदम ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, और फिर व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, उसके लिए आपका ब्रेन बहुत ही सटल होगा, जिससे आप कुछ नया सोचना चाहते हो या अपनी लाइफ को किस लेवल पे ले जाना चाहते हो, वो सही स्टेज होगी फिर आपके लिए। अमेजिंग सर, देखिए आपने आपकी जो पूरी एनालिसिस है इतनी साइंटिफिकली बैक्ड है कि इस पे तो कोई मतलब इट इज़ नॉट इवन ओपन टू एनी डिबेट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन में कुछ फ्लॉ था, असेसमेंट में कुछ फ्लॉ था। ये तो इट्स समथिंग विच इज़ माई यूनिक यूनिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो मैं उसके साथ ही मेरा जन्म हुआ, ये मेरी यूनिकनेस है। यूनिक है। अगर मैंने उसको पहचान लिया, उसको डेवलप करा, देन आई कैन बी एनी एट द पीक ऑफ माई गेम। पीक ऑफ द, मतलब मैं तो खुद सोचता हूँ भी कोई तो रीजन होगा, भी भगवान ने का फिंगर टिप ही क्यों सबसे मतलब बिल्कुल यूनिक यूनिक दी। रखे, कोई तो रीजन होगा। तो उसने पर्सनैलिटी अलग बनाई है, तो हमें हमारा काम यही है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप डिटेल में अपने बारे में जानो, ताकि जब भी आप डिसीजन लो अपनी लाइफ में, आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है, और जितने इन्फॉर्म डिसीजन लोगे, जितना पता होगा आपके बारे में, उतने आपके डिसीजन अच्छे जाने वाले हैं। अमेजिंग। और तो इसके बाद इसी रिपोर्ट में अगर विकास जी, जैसे मैं भी आपसे पूछूंगा पूरा प्रोसेस इसको बुकिंग कराने का भी आपसे, और कोई इसमें ऐसा यूएसपी, कोई ऐसी एरिया है जो कवर होता है जो आप मुझे बताना चाहेंगे और ऑडियंस को? इसमें बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। व्हाट डज बिहेवियर मीन्स? बिहेवियर का मतलब ये होता है कि मैं किस तरह लोगों से बिहेव करता हूँ और अपने साथ बिहेव करता हूँ। अगर मुझे पता हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना करियर पिक करूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ। जैसे किसी को, जैसे हम यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी का मेन एंड गोल क्या है? जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, पीपल मैनेजमेंट, बिल्कुल सर। एडमिनिस्ट्रेशन। यस। लेकिन जो उसकी सारी जर्नी है, वो एकदम अलग है। उसकी जो स्टडी है, वो एकदम अलग है। स्टडी के अंदर माइक्रो ऑब्जर्वेशन लगती है, फाइन मोटर स्किल्स लगती हैं, तो उसका थॉट ज़ोन लगता है, उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी लगती है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें लगती हैं। यस। लेकिन जब आप करियर एज़ अ पिक करते हो, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ये नहीं चाहिए। ओके। अब मान लीजिए वो व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी, और उसके पास ये वाला कॉर्टेक्स नहीं है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, पीपल मैनेजमेंट वाला सपोर्ट नहीं कर रहा। तो क्या होगा? वो यूपीएससी क्लियर भी कर लेगा, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, उसी जॉब में जिसमें पावर है, उसी से इरिटेट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ आईएएस, अभी जैसे रिसेंट भी हुआ था, जो आईएएस ने न्यूज़ ड्रॉप में कर थे। दिया था, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और बाद में वो किसी और लाइन में चले गए। इतना टफ वाला एग्ज़ाम छोड़ के, कुछ लोग कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं, उनको ये अभी तो समझ एक में नहीं। एक्टर भी बन गए थे हाल हाँ, ही में। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनका ब्रेन उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। तो उसको, उसके ब्रेन की डिमांड कुछ और ब्रेन का नियम बहुत सिंपल है, यूज इट और लूज इट। व्हाट डज इट मीन्स? आप ब्रेन को वो दे दो जो वो मांगता है, उसके लिए पता होना चाहिए उसकी डिमांड क्या है, और फिर वो ले लो जो आपके सपने हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो विकास जी, इसमें मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हम्म, कि गॉड फॉरबिड, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जो कि आपके स्किल सेट और बर्थ टैलेंट्स के साथ उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा, तो इसको मोल्ड करने के लिए आप एज अ काउंसलिंग कोई ऐसी रेमेडीज, जैसे क्योंकि देखिए हमारी फील्ड जो भी फील्ड और जो भी एक्सपर्ट किसी भी तरीके से डायग्नोस कर रहा होता है, उसमें रेमेडीज एंड गाइडेंस उसमें मेजर पार्ट होता है। तो आप जब गाइडेंस देते हैं और काउंसलिंग सा अगर कोई सेशन देते हैं, उसमें किस अप्रोच पे आप काम करते हैं और किन एरियाज पे आप गाइड करते हैं लोगों को? देखिए हम पहले तो देखते हैं कि उस व्यक्ति की एज क्या है, किस तरह की रेमेडी चाहिए। मान लीजिए कोई पेरेंट आया है, बच्चे के बारे में बात कर रहा है, और उसकी कंप्लेंट ये है कि मेरा बच्चा ना अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, उसको याद नहीं रहता, या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। ये मेरा क्वेश्चन होने वाला था कि मेमोराइजेशन के लिए और फोकस बढ़ाने के लिए कोई आपको एक्सरसाइजेज रिकमेंड करनी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपने लास्ट पॉडकास्ट में इतनी कहते हैं अमेजिंग आपने टेक्निक्स
अपने Right. ऑडियंस को दी थी, आज इस पॉडकास्ट में भी प्लीज मेरी ऑडियंस को भी कुछ दीजिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, पेरेंट ना बहुत जनरलाइज एक स्टेटमेंट पास करते हैं, मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। हम्म, आपको समझना पड़ेगा क्या अच्छा नहीं है। शायद हो सकता है उसका ऑसिपिटल लोब उसको सपोर्ट ना करे, उसको रीडिंग नहीं आ रही हो। अब आप सोच के देखो, जिस बच्चे को रीडिंग नहीं आती हो तो पहला इनपुट एरिया क्या है? रीडिंग करना। स्कूल में हम करते क्या, सारा दिन रीडिंग करते। मेरे जब रीड ही नहीं कर रहा तो मुझे याद क्यों रहेगा? तो उसको आप दूर कर सकते हो। अगर दूसरा प्रॉब्लम है, रीड अच्छा कर लेता है लेकिन उसको रिप्रेजेंट अच्छा नहीं कर रहा है, यानी कि लिखने की पावर अच्छी नहीं है, तो उसकी देखो आप ग्रिप कैसी है उसकी। क्या ग्रिपिंग का प्रॉब्लम है? तो ग्रिपिंग पे मैं काम करना पड़ेगा। अगर आपने जेनरिक मेडिसिन दी तो जेनरिक के रिजल्ट आएंगे। तो बी स्पेसिफिक कि क्या एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, क्या उसके साथ लॉन्ग टर्म मेमोरीज के इश्यूज हैं, यानी कि उसका जो राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स है क्या उसको सपोर्ट नहीं कर रहा? अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसको फिर मेमोरी की वर्कशॉप दिला दो। तो ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप जब जितना स्पेसिफिक आपको पता होगा उतना आप उसको अच्छा रिजल्ट दोगे अपने बच्चे को, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर हथौड़ा मारना है, कहाँ पर उसको सही गाइडेंस देनी है, जहां से उसको सही अच्छा रिजल्ट आए। अदरवाइज क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा बच्चे में और पेरेंट्स में। सेम विद द वर्किंग प्रोफेशनल्स, सेम विद द कपल्स। मैं आपको एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। कपल्स पे क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे ये रिपोर्ट आपको हेल्प कर सकती है या कैसे घर में झगड़े होते हैं। एक पत्नी है, और हम इंडिया की बात कर रहे थे, ये मान के चल रहे हैं कि एक होम मेकर है, ऐसे मान के चलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सारी लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन फिर भी हम एक जेनरिक एग्जांपल ले रहे हैं। लड़की है, उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, हस्बैंड अपने ऑफिस में थे, जैसे अपने यहाँ बैठे हैं, और मैंने फ़ोन काट दिया। Okay. अब उस जब व्यक्ति ने फ़ोन काटा, लॉजिकल था वो, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी एक ये अपने आप स्टेटमेंट चला गया, मैंने फ़ोन काटा है तो वो समझ जाएगी मैं बिज़ी हूँ। Okay. उसका मन ये बता रहा है। हम्म, वहाँ लड़की है जो इस टाइम पर इमोशनल स्टेट पे है, लॉजिकली इतनी साउंड नहीं है और इमोशनली बहुत हाई है, क्रिएटिवली बहुत हाई है। वो सोच रही है इसने मेरा फ़ोन क्यों काटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? किसके साथ है? कहीं किसी का घूम तो नहीं रहा? और Overthinking. अब क्योंकि उसका क्रिएटिविटी वाला क्वोशंट बहुत हाई है, तो वो उसको उस एंगल से देख रही है। अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन किस बात पे होगा? वो ये बोलेगी एक मैसेज ही तो करना था, यही तो लिखना था कि मैं बिज़ी हूँ, और मैं ये बोलूँगा मेरे पास समय नहीं था, मैंने जब फ़ोन काटा था मतलब मैं बिज़ी हूँ। हाँ, और बात क्या थी? दोनों का ब्रेन अलग-अलग है। तो वहाँ से ये क्लैरिटी मिलती है कि इनका क्या ब्रेन है, इनका क्या ब्रेन है, ताकि आपके बीच में फ्रिक्शन कम हो। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना आपके बीच में प्यार होगा, उतना ही आप अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, उतनी ही आप अच्छी अपनी लाइफ को एन्जॉय करेंगे। तो कौन से कोई एक एक्सरसाइज ऐसी बताइए जो कि स्टूडेंट्स को जिनको अटेंशन का इश्यू है, फोकस मेंटेन करने का इश्यू है, वो एक्सरसाइज उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है। कोई ऐसी हुँ। एक्सरसाइज? अभी मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी बताने वाला हूँ, जो ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। क्या ओके। होता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा फोकस नहीं है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ने कंप्लेन की पेरेंट्स से कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा। पेरेंट आगे से क्या जवाब देते हैं? ध्यान से पढ़ ले। अरे बाबा, वही तो ये पूछ रहा है कि ध्यान नहीं लग रहा। लग रहा। उसका एग्ज़ाम्पल उसका बताओ तो सही कैसे करूँ? हम्म, तो ये बहुत सुंदर एक एक्टिविटी है, जिससे बच्चा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेगा, फ़ोकस बढ़ेगा और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो भी बेटर हो जाएगी। क्या करना है आपने? 5 टाइम आई बनाना है, और जब आई बनाएँगे तो प्लेन पेपर पे बनाना है। रूलर वाला, यानी कि जिस पे लाइन्स होती हैं वो वाला पेपर यूज़ नहीं करना, प्लेन पेपर यूज़ करना है, और लगातार सिर्फ़ पूरे दिन में 1 पेज लिखना है। अच्छा, ये ना एक्टिविटी सबके लिए है। मैं इसके पीछे का साइंस भी बताऊँगा। अगर आप बच्चे हो तो भी है, और अगर आप बड़े हो तो और भी काम की है। तो पहला रूल क्या है? आपने प्लेन पेपर लेना है। दूसरा, बॉल पेन से करना है, जेल पेन से नहीं करना है। तीसरा, करना क्या है वो उसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। आपने 5 टाइम ऐसे आई बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब ऊपर जो डॉट लगेगा वो आई के जस्ट ऊपर लगेगा, ना आगे ना पीछे, जस्ट ऊपर। इधर या इधर नहीं लगेगा, और लगातार ऐसे बनाना है। 5 बनाया, फिर नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 अगेन। ऐसे आपने पूरी लाइन बनानी है। अच्छा, मेरे पास ना अभी टेबल नहीं है, आपने टेबल पे करना है, ठीक है ना? शोल्डर पे आपके बहुत ज़्यादा आपका वो नहीं आना चाहिए, स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब आप पूरे ऐसे लाइन बना लोगे, आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये डाउन नहीं जाए। ऐसा नहीं हो कि आप आई बनाते-बनाते ऐसे-ऐसे नीचे चले जाओ आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपवर्ड जा सकता है, या फिर सीधा आपका एकदम पूरा पैरेलल रह सकता है। डाउन कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे आपने पूरा पेज करना है आपने। पूरा पेज जब आप करोगे, अब लॉजिक सुन लो इसके पीछे का। देखो, बहुत सिंपल है। जो आपके दिमाग में है, अगर आपको ये लगता है कि वो आप लिखते हो, तो आपको बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। बस ये तय है,
जो आप लिख रहे हो वो आपके दिमाग में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, हम बात कर रहे थे पैटर्न्स कैसे चेंज करें, हम बात कर रहे थे आपकी हैबिट कैसे फॉर्म करें। अगर आपको लैक ऑफ फोकस का प्रॉब्लम है, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टालते हैं, आप हमेशा पुरानी चीज़ों में रहते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी क्रिएट करते हैं और बच्चा भी आपका ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं करना, ये एक्टिविटी करनी है जिससे ब्रेन में नए पैटर्न्स बनेंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, फोकस बढ़ेगा और एंजाइटी आपको दूर दूर तक हाथ भी नहीं लगाएगी। ये एक्टिविटी डेली कीजिए, सिर्फ 3 मिनट की एक्टिविटी है। एंड थैंक्स टू निपुण जी। विकास जी थैंक्स अलॉट। ये एक्सरसाइज काफ़ी जिन लोगों को अटेंशन का इश्यू है उनको हेल्प करेगी। अब इसके साथ साथ देखिए, जब हम लोग डायग्नोसिस की ही बात करते हैं ब्रेन मैपिंग के थ्रू, तो एक काफ़ी जो मेजरली इनकाउंटर्ड इश्यू है वो रहता है इमोशनल रिलेशनशिप इनकम्पैटिबिलिटी का, एंगर इश्यूज़ का रिलेशनशिप में, स्लीपलेसनेस की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे ब्रेन मैपिंग कैसे हमें हेल्प कर सकती है? सर देखिए, ब्रेन में ना बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं। एवरी स्ट्रेंथ इज हैविंग वीकनेसेस एंड समटाइम्स योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। ओके। जब मैं ब्रेन को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरा पेन पॉइंट बनने ही वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आपको मेरी हथेली पे आप नमक रख दीजिए, क्या मुझे पेन होगा उससे? नहीं। अगर मैं इस पे यहाँ पे 15 ग्राम की जगह मैं आधा किलो भी रख दूंगा और सपोर्ट भी ले लूंगा, तो क्या मेरे को कभी पेन होगा? नहीं। लेकिन अगर मेरे हथेली पे कट है या जला हुआ है, अब अगर आप एक भी नमक का दाना रखोगे तो मैं चिल्ला दूंगा। बिल्कुल सर। मतलब मैं कैसा हूं, मेरा हाथ कैसा है, अगर मैं सटल हूं यानी कि ब्रेन को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा हूं, तो मुझे आसपास का एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करेगा। तो जितनी भी आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एंगर इश्यूज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है क्योंकि आपने ब्रेन को यूटिलाइज नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ब्रेन के अकॉर्डिंग आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है और आप नहीं कर रहे हो, और आप कॉन्शियसली, आपके पास 4000 तरह के बहाने होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, रात को 12 बजे जाता हूँ, व्हाट्सएवर, दैट इज योर लुकआउट। द पॉइंट इज आप नहीं कर रहे हो, तो ये तय है कि आपको उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स अब आपको होने वाली हैं, क्योंकि ब्रेन का वो एरिया आपने डोरमेंट छोड़ दिया और ब्रेन मांगेगा उसके लिए, आपको एक्टिविटी करने के लिए पुश करेगा। आप करोगे नहीं तो क्या होगा? आपको इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी बहुत सारी तरह की इवन स्लीप डिसऑर्डर्स भी होंगे ही होंगे। वाइसे वर्सा, अगर आपको, अच्छा ये भी कंफर्म है, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कुछ है जो मॉर्निंग के लिए बनी हुई है, वो रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है, और किसी के लिए हम बोलते हैं, जैसे किसी को बहुत हाई कैनेस्थेटिक एनर्जी मिली है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपके लिए इवनिंग का वर्कआउट बनता है। वर्कआउट मतलब योगा हो सकता है, गेम हो सकता है, व्हाट्सएवर, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं। वाओ नाइस कि मॉर्निंग करना है, इवनिंग करना है, इवनिंग करना, कौन सा आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हाँ, रहेगा? उसके बाद ही आपको अच्छी नींद आएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग इससे पता लगता है, जिससे आप नाइट वाले व्यक्ति हो या सुबह वाले, यानी कि आप रात को लेट सोओगे या नहीं, वो उससे क्लियर पता लग जाता है कि आपका जो बॉडी का टेक्सचर है, वो आपकी जो क्लॉक है वो कैसी है। अगर आपको रात वाला आपको है ही नहीं और आपको पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, या आपको अपने आप को रोज पुश कर रहे हो कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं, आपका है ही नहीं, तो आपको एफर्ट्स लगेंगे आपको। ठीक, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर क्या होगा? अगेंस्ट जाओगे तो फिर क्या होगा? पेन होगा। सेम विद, अब आपको मिला हुआ क्रिएटिविटी, जो आपका क्रिएटिविटी क्वोशंट है वो बहुत अच्छा मिला हुआ है, जिससे आपकी एंजाइटी भी आती है। अब आपने क्रिएटिविटी को यूज नहीं किया, आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया, आप लग गए गॉसिपिंग में, फिक्शन में, या फिर नेगेटिव थिंकिंग में। वही क्रिएटिविटी अब आपके लिए हेल है। तो वो जो आपका गिफ्ट हो सकता था वही आपके लिए कर्ज बन गया। कर्स बन गया। अब आपको करना क्या था? सिर्फ उसको उसको मतलब ये वो है जैसे पानी है, पानी के आसपास चैनल नहीं लगा हो तो वो बाढ़ है आपके लिए, वो आपके शहर, पूरे शहर को खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। उस पानी को सिर्फ चैनल लगाना है, वो पानी आपके काम का है। ये आपने ब्रेन को समझ लिया तो आपकी कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, व्हाट्सएवर, इसमें विकास जी मुझे लाइक देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अभी भारतीय विद्या भवन में, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और काफ़ी सारे कोर्सेज कर रखे हैं। फिर उन्होंने मुझसे अभी हाल फिलहाल में हमारी मीटिंग हुई थी, तो मुझसे पूछ रही थी मैं आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ। तो मैंने कहा भाई कितनी पढ़ाई करनी है? कहती यार मैं ना बहुत ज़्यादा मेंटली स्टिमुलेटेड हूँ। सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, जो मैं समझ पाया हूँ, यू बीइंग एन एक्सपर्ट सर आप मुझे करेक्ट करेंगे। कहती यार देख मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे माइंड को बिजी रखने के लिए, ऑक्यूपाइड रखने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो विकास जी जो इस तरीके के लोग होते हैं कि जो कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करके रखते हैं जस्ट टू कीप देयर माइंड फोकस्ड एंड बिजी, वो हम बोलते हैं ना कि वो कैरेट एंड डोंकी वाली कुछ जो कहावत है कि एक लक्ष्य मेंटली फोकस रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस है इस तरीके से अपने को ऑक्यूपाइड रखने का, अदरवाइज तो हर घर बिग बॉस का घर बन जाएगा, खाली बैठे हो कुछ नहीं तो लड़ना ही है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो अप्रोच है सही है कि आप अपने माइंड को
ऑक्यूपाइड है, बिजी रखे। फिर भी हम एक ना बहुत अच्छी बुक है ट्रेन द ब्रेन, रिटन Okay. बाय डॉक्टर रायटा कावाशिमा, जापान के न्यूरो साइंटिस्ट रहे हैं वो बोलते हैं कि ब्रेन ना बहुत सिंपल टर्म्स को समझता है, कॉम्प्लेक्स चीजें उसको समझ में आती नहीं है। और हम जीवन में सॉरी मतलब आपको शायद पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे मान लो मैं एज ए क्लाइंट आपके पास आऊँ और एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला यार विकास ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, रोज माँ बाप के पाँव छुआ कर ओम नमः शिवाय का चैंट कर ले, तेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। मैं घर आऊँगा, मेरे यार काय का एस्ट्रोलॉजर है यार, कोई ढंग की रेमेडी नहीं बताई। अब दोबारा आपके पास मैं आता हूँ या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, उसने कहा यार एक काम करना है, तेरे को रोज सुबह 3 बजे उठना है। उठ के ना तेरे को क्या करना है, नहा धोकर ठंडे पानी से आपको पीपल पे जाना है। पीपल पे जल चढ़ाना अच्छा होता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। और आपको पीपल पे जाके जल चढ़ाना है और ऐसे आपको 7 चक्कर काटने के बाद काले कुत्ते की पूंछ पे आपको रोटी बांध के आनी है। और मैं बोल यार गज़ब है यार, इसने क्या क्या होता मतलब है हमें लगता है जीवन में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर हमने डील कर लिया तो हम मास्टर हैं। भाई साइंस कुछ और बोल रही है, न्यूरो साइंस ये बोलती है हमारा ब्रेन सिंपल टर्म्स को समझता है, उसको 2+2 समझ में आता है, उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 ये समझ में नहीं आता है, उससे ब्रेन एक्टिव नहीं होता है। तो जो आपने अभी बताया जिनके बारे में, करना ये था एक चीज़ सीखते, उसको डीप डाउन ले जाते, जितना डीप ले जा सकते थे और एक को मास्टर करते, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देते। तो ओवरथिंकिंग तो दूर तक टच नहीं करती, उससे वो अपना नाम भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सीख रहे हैं तो वो क्या होता है जिसको कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन। तो उससे क्या होगा, एक टाइम के बाद उनको इस चीज़ का गिल्ट भी आएगा और उनको परेशानी भी होगी, मैंने बहुत कुछ किया, प्रैक्टिस किसी की नहीं। तो ये वैसा ही है कि आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाए जा रही है, जाए जा रही, जाए जा रही। जब रिकॉल करने की बारी आई, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी तो ब्रेन में वो पाथवे बने ही नहीं, ब्रेन इतना एक्टिव हुआ ही नहीं, तो आप उस विद्या का ही फायदा उठा नहीं पाए। ये ऐसा रहता है। तो इसमें विकास जी, जो जनरल मैंने देखा है काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, तो इसके लिए, इसको टेम करने के लिए, टैकल करने के लिए, कि आप अच्छी खासी सिचुएशन को ही ओवर थिंक कर करके खराब आपने कर दिया, तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन वाले लोगों को क्या करना चाहिए? ओवरथिंकिंग में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक आप पास्ट देख रहे हो, एक आप फ्यूचर देख रहे हो। ओके। जिसको आप स्ट्रेस और एंग्जायटी में कन्वर्ट कर लेते हो। हुँ। जो भी हमने एक्सरसाइज की, एक तो वो हेल्प करेगी उसको। ओके। क्योंकि जब आप डॉट लगाते हो आई का, जब आपने 5 आई इकट्ठे बनाए, तो आपने अपने आप को क्या किया? आपने कंसिस्टेंट रखा। जब आपने कॉन्शियसली डॉट को आई के जस्ट ऊपर लगाया, तो आपने क्या किया? आप ना पास्ट में गए, ना आप फ्यूचर में गए। तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट पे हो। लेकिन फिर भी मैं एक बहुत सी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हमारे यहाँ पे बोला जाता है गंगा स्नान से आपके पाप धुलते हैं। हुँ। ठीक है? और कोई तो कारण होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अभी गंगा के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, हमारी माता हैं, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन साइंस की बात करते हैं। साइंस ये बोलती है कि जब आप गंगा में जाते हो, यानी कि कोल्ड वाटर बाथ लेते हो, उस पर्टिकुलर क्षण के लिए, उतनी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप थॉटलेस हो जाते हो। थॉटलेस मतलब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ गए। और अगर 24 घंटे में अगर आप ऐसे 2-4 मिनट निकाल लेते हो, जब आप थॉटलेस हो जाते हो, तो यानी कि आपने ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ा दिया, ब्रेन की कॉग्निशन पावर बढ़ा दी, जिससे आप ओवरथिंकिंग को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर सकते हो आप। तो ओवरथिंकिंग इज़ ब्लेसिंग्स, बट इन अ वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव। वो अगर डिस्ट्रक्टिव है तब प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ओवरथिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये थोड़ा-सा अब आजकल चल पड़ा कि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं है ओवरथिंकिंग, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करो ना। हम उसको पता है क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बोलते हैं इसको हम। दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। मैं देखिए अभी मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में। अभी हाल ही में एक बड़े एजुकेटर हैं, उनका एक कमेंट आया था, काफ़ी वो मतलब ट्रेंड भी हो रहा था, काफ़ी उसको लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि जो इंसान को जो एक्चुअल में जो सुकून मिलता है, ईदर यू गेट इट थ्रू सेक्स और थ्रू एडिक्शन, नशा। तो ये तो सही अप्रोच नहीं है। तो अब आपसे हमें उसका साइंटिफिक रेलेवेंस, किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली हम लोग माइंड को टेम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ पूछनी थी, काफ़ी लोगों को ये भी होता है कि विकास जी, वो लोग ना किसी न किसी रूटीन में अपने को बांध लेते हैं, और वो रूटीन अगर उनका डिस्टर्ब होता है तो इट एक्चुअली एजिटेट देम अ लॉट। मैंने एक मूवी देखी थी, यू नॉट मूवी, ये सीरीज थी नेटफ्लिक्स में। वो एक अपने टारगेट को जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको पता लगा कि ये इसकी पर्सनैलिटी टाइप ये है कि इसके स्केड्यूल को थोड़ा हिला दो, इसकी अलार्म क्लॉक का टाइम चेंज कर दो, सुबह इसकी गाड़ी का ये कर दो, इसको उसके स्केड्यूल तो थोड़ा डिस्टर्ब करके रखो, ये एकदम से ऑफेंड हो जाएगा। अब मेरे केस में आपने बोला कि मैं अडेप्टेबल बहुत हूँ, मैं किसी भी चीज़ में अपने को ढाल लेता बहुत हूँ। जल्दी हाल हाँ, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं सिचुएशन में, जो अपने को इतना ज़्यादा रूटीन के साथ फिक्सिडिटी बहुत ज़्यादा
हो जाती है। तो ये मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए सही है इन लॉन्ग टर्म, या आप इसको कैसे देखेंगे? वाओ, मतलब ऐसा आपने एरिया टैप कर दिया जो कि आज के टाइम पे न्यूरो साइंस का सबसे बड़ी रिसर्च है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके। ऐसा कहा जाता है और ये कंफर्म है, ब्रेन इज लाइक आपका स्पॉन्ज की तरह, सॉरी, ब्रेन इज लाइक अ रबड़। आप रबड़। उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप जितना मर्जी खींच सकते हो। अब आप सोच के देखिए, आपने एक ही काम किया, लगातार एक ही रास्ते से घर जा रहे हो, एक ही रूटीन पे उठ रहे हो, एक ही रूटीन से जैसा काम कर रहे हो, जिसको आप डिसिप्लिन वर्ड यूज कर रहे हो, Yes, sir. ये तो कहीं कहा ही नहीं गया था। उससे क्या हुआ, आपका ब्रेन का एक ही हिस्सा एक्टिव हुआ और उसी हिस्से पे आप चल रहे हो। अब आपने कुछ नया नहीं किया तो आपका ब्रेन यंगर नहीं होगा, ओल्डर होता जाएगा, क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी में चला गया। अब ब्रेन के पास कोई काम ही नहीं, वो डल बैठा है, और ब्रेन का नेम वही है, यूज इट और लूज इट। तो आपने क्या करना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है, आपने सिर्फ कुछ नए काम करने हैं। ओवर थिंकिंग खत्म, आपका कंस्ट्रक्टिव ब्रेन हो जाएगा। ब्रेन को, अच्छा ये आप देखना, जब भी आप कुछ नया सीखते हो ना, चाहे कैमरा चलाना सीखना हो, चाहे आपने कुछ भी नया करना हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है अपने आप, क्योंकि ब्रेन लव वर्क्स, उसको It अच्छा loves लगता है challenges. चैलेंजेस। तो ये तो तभी तो विकास ये बोलते हैं कि जो लोगों की, काफी मैंने देखा है, वेकेशन भी क्या करते हैं कि हर गर्मियों की छुट्टियों में नानी के पास, साल में एक बार मसूरी, हर साल। तो ये वेकेशन के भी बोला जाता है कि नई जगह से एक्सपोज योरसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट, न्यू तो एनवायरनमेंट। वो वाली वेकेशन आपको लिए ज्यादा हेल्प करती है। तो मतलब हर साल मैं एक ही जगह वेकेशन में जा रहा हूँ, इससे कंपेयरिंग इट विथ अनदर पर्सन जो अलग अलग जगह डेस्टिनेशन मतलब वेकेशन के लिए जाता है, तो वो उसको ज्यादा रिलैक्सेशन, रेजुनेशन में हेल्प करेगी। बिल्कुल उसका ब्रेन नई चीज बिल्कुल प्रोसेस कर बिल्कुल, रहा है। एग्रीड। जैसे देखो कितना अनकॉमन है, लेकिन कितना हम कॉमनली बात करते हैं। कैसे हम बोलते हैं ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है। अगर ये बात मानते हो, काम तो उसको रूटीन वाला ही दे रहे हो। बहुत बड़ी बात। तो आपको करना क्या, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलती है, छोटा सा एग्जांपल, आप ये डेली करना, बहुत अच्छी। ये देखो कहाँ से कहाँ टॉपिक चला गया। आपने अगर ब्रेन को पावरफुल बनाना है तो एंटी एजिंग टेक्निक बोलते हैं इसको हम। आपकी एज रुक जाएगी, आप मेंटली यंगर हो जाएंगे। मैं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली आप यंगर हो जाएंगे। आप मान लीजिए, जैसे मैं आई एम ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, तो मेरा टास्क ये है कि मैं जो सुबह का टूथब्रश करता हूँ वो मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ, लेकिन रात को मैं करता हूँ, मैं मेरे नॉन डोमिनेंट हैंड से करता हूँ। आप डेली कीजिए, आपके ब्रेन को नया काम मिलेगा। जैसे नया काम मिलेगा, वो ब्रेन रीवायर होगा, जिसको आजकल नई नई वर्कशॉप चलती हैं ब्रेन रीवायर की, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ फ्री में। थैंक यू। तो आपने क्या करना है, ब्रेन को रीवायरिंग करनी है। जैसे वो रीवायर होगा, एनलाइटमेंट जैसा महसूस होगा आपको, क्योंकि ब्रेन को नया काम मिला और वो आपको सपोर्ट करना शुरू। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत कर अमेजिंग। करेगी। थैंक्स लॉट विकास जी। देखिए मैं मतलब अब हम लोग ऑलमोस्ट हमारे इस पॉडकास्ट के बिल्कुल लास्ट सेक्शन तक पहुंच गए हैं। वहां पे अब ऑडियंस ने अभी तक तो आपको ऑलरेडी पसंद करके सर्च करना भी गूगल में शुरू कर दिया होगा। तो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या साथ ही साथ आपके कोई भी अपकमिंग कोर्स रिलीज, बुक रिलीज, वर्कशॉप, सेमिनार, और ये जो आपकी इतनी अमेजिंग ये रिपोर्ट है, ये भी अगर लोग आपसे मतलब सर्विसेज लेना चाहें, काफ़ी बार लोगों को ये लगता है कि यार फिंगरप्रिंट्स तो मैं इन पर्सन ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो विदेश में रहता हूँ। तो आपकी जो भी सर्विसेज टू गेट इन टच विथ यू, ये सारा प्रोसेस आप बताएंगे सर? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहली बात, हमारा एंड गोल एक ही है, आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसके लिए पहले जानना जरूरी है कि ब्रेन है कैसा। अदरवाइज जेनरिक मेडिसिन खाते जाएंगे तो कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। बी स्पेसिफिक। तो हम क्या करते हैं कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हमें फिंगर टिप्स चाहिए। फिंगर टिप भेजने के दो तरीके हैं। अगर हमारा वहाँ पर व्यक्ति है आपके पास में, तो आप वहाँ पर ऑफ साइट भी दे सकते हो। अदरवाइज मैक्सिमम जो हमारा काम है वो हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आप जैसे हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे, जो अभी निपुण जी आपके साथ शेयर कर देंगे, आप जैसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास एक लिंक आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ वो स्टेप को फॉलो करना है। आप ऑनलाइन आप हमें फिंगर टिप्स भेज दोगे, फिर 3 दिन में आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। जैसे 3 दिन में रिपोर्ट तैयार होती है, आपके साथ 1-on-1 काउंसलिंग होगी, एक हमारे काउंसलर के साथ, कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ भी काउंसलिंग होती है। तो वहाँ पर हमारा डिस्कशन होता है, आपको डिटेल में समझाया जाता है कौन हो आप और एग्जैक्टली क्या पोटेंशियल आप में। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी फिर हम आपको गाइडेंस देते हैं, डूज एंड डोंट बहुत क्लियर लिख के देते हैं, ये करना है और ये बिल्कुल नहीं करना है। और हमारा एक वर्कशॉप है जिसमें हम बहुत ही स्पेसिफिकली हम हेल्प कर रहे हैं नीट और जेई एस्पिरेंट्स को। उसका पर्पज़ ये है कि इतना एफर्ट लगा रहे हैं वो, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, अच्छा पैसा लगा रहे हैं। हम सिर्फ उनके ब्रेन की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम के 3 घंटों में उस टाइम पर 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप कितना रिलैक्स हो, और रिलैक्स रहते हो, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ रहे हो एक्यूरेटली।
तो वहाँ पर हम आपको हेल्प करते हैं ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने में। तो इन 2 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है, और सर इसके अलावा जो आपके कोई मतलब जो आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, तो अगर सपोज़ कीजिए आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई मतलब विद इन इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया कोई यूनिवर्सिटी में अपना आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो क्या ये प्रोविज़न भी रहता है? हाँ, बिल्कुल, ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस। हुँ। वी आर आल्सो वर्किंग विद सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यस सर। तो वहाँ पर भी हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी काम कर रहे हैं। टीम है हमारे पास, तो ओके। टीम भी जाके कॉलेज में जाके अपना सेशन लेके आती है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट्स के साथ मैं पर्सनली काम करता हूँ उनके लिए। थैंक्स लॉट विकास जी। मैं माय देखिए प्लेजर मैं सर। बता नहीं सकता कि मैं हाउ ग्रेटफुल आई एम कि आज आप इस सेशन में आए। देखिए, अच्छी बात क्या थी कि आपका जो स्किल सेट है, मेरा स्किल सेट और मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंटली एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ओवरलैप था। आपने आज उसका मुझे जो साइंटिफिक बैकिंग दी है, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ मतलब ग्रेटफुल आई एम कि मैं अब अपनी फील्ड को एक साइंटिफिक बैकिंग के साथ मैं लोगों को एजुकेट, गाइड, मोटिवेट करूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि विकास जी थैंक्स लॉट, आज थैंक यू आपने सो समय मच। निकाला हमारे इस माय प्लेजर सर। एपिसोड के लिए। एंड वंस अगेन माय ऑल द प्लेजर। वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।